देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज कर, स्क्रीन शेयर है। एक बार कंफर्म कर दो, डिस्टर्ब हो रहा था थोड़ा। रिकॉर्डिंग का मैसेज गया है और स्क्रीन शेयर है, बार बार अपने आप दूसरा स्विच ऑन हो जा रहा था। यस मैम, यस मैम। अच्छा देखो, हम लोगों का ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कंप्लीट हो चुका है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ये वाला टॉपिक, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने लास्ट दिन भी बोला था, अगर एडमिशन सीख जाते हो तो रिटायरमेंट और डेथ ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एडमिशन में हमें क्या क्या करना चाहिए वो हम दिखाते हैं। देखो यहाँ पर अगर कोई पार्टनर एडमिशन लेना चाहता है तो बेसिकली यहाँ पर देखो, ये जो है बड़ा सा पॉइंट जो तुम लोग को दिख रहा है, ये जो बना हुआ है ना, ये ही हमें ट्रीटमेंट हर जगह पे करना है। क्या क्या लिखा हुआ है देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑफ और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, और ये क्या होता है वो भी बताएंगे। फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, जैसे कि गुडविल का वैल्यूएशन होता है, वैसे ही जब भी कोई पार्टनर एडमिशन लेगा, क्योंकि एडमिशन का बात हो रहा है, रिटायरमेंट में भी होगा, डेथ में भी होगा, एग्जिस्टिंग एसेट या लाइबिलिटी जो भी है उसको रीवैल्यूड किया जाएगा, मतलब उसका फिर से वैल्यूएशन किया जाएगा। और ये वैल्यूएशन करते हुए जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, प्रॉफिट लॉस कैसे हो सकता है, जैसे मान लो एक फर्नीचर का वैल्यू पहले था 10,000, ठीक है, के मतलब 1000 होता है, फर्नीचर का वैल्यू रिवैल्यूएशन के बाद हो गया 12,000, तो 2000 का प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि एसेट बढ़ा। और अगर ऑपोजिट होता 10,000 था 8,000 हो गया तो 2,000 का लॉस। तो रिवैल्यूएशन करके एसेट या लाइबिलिटी का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि नया पार्टनर जैसे मान लो ए बी था, ठीक है, फिर अभी सी एडमिशन लेगा तो ए बी सी हो जाएगा पार्टनरशिप का। तो ए बी जो है वो जब पार्टनरशिप में है, ऑन दैट मोमेंट जो भी एसेट लाइबिलिटी है उसे रिवैल्यू किया जाएगा, तो उसका प्रॉफिट या लॉस इनको ही बिलोंग करेगा, क्योंकि इनके टाइम का एसेट और लाइबिलिटी जो भी है, ठीक है, ये एसेट ये लाइबिलिटी, जो भी एसेट लाइबिलिटी को रिवैल्यू किया जाएगा तो उसका प्रॉफिट या लॉस इन्हीं को बिलोंग करना चाहिए। इसीलिए ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाएगा। ओल्ड पार्टनर में क्यों जाएगा ये तो समझ में ही आ रहा है, क्योंकि सी आने के बाद जब बैलेंस शीट बनेगा तब थोड़ी ना रिवैल्यूएशन होगा, एग्जिस्टिंग एसेट लाइबिलिटी का रिवैल्यूएशन होगा जो कि ए बी को बिलोंग कर रहा होगा एग्जांपल के हिसाब से, ठीक है, और सी नया आने के बाद फिर से नया बैलेंस शीट बनेगा। तो बोल रहे हैं कि रिवैल्यूएशन करते हुए प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, जैसे मैंने एक एसेट का एग्जांपल दिया, लाइबिलिटी का भी हो सकता है, जैसे मान लो क्रेडिटर था 10,000, क्रेडिटर था 10,000, क्रेडिटर जो है अभी हमें 2000 फॉरगोन कर दिया, फॉरगोन का मतलब अभी नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ 8000 देने से ही काम हो जाएगा, तो 2000 का प्रॉफिट। या फिर मान लो जो है डेटर, डेटर का हमारा 10,000 मार्केट से रिसीवेबल था, उसमें से 2000 प्रोविजंस फॉर बैड डेब्ट करना पड़ा, तो ये लॉस हो जाएगा। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन सा प्रॉफिट या लॉस जाएगा, एसेट या फिर लाइबिलिटी का, ठीक है, एसेट या फिर लाइबिलिटी को हम लोग जब चेंज करेंगे, रीवैल्यूट करेंगे, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस जो है वो हम ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और एक चीज तो हमें पता ही है, गुडविल, क्योंकि इसके बारे में हम लोगों ने काफी सारा एडजस्टमेंट किया, ठीक है, लास्ट मतलब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हम लोगों ने ये देखा कि जब भी कोई पार्टनर एडमिशन लेता है तो उसे गुडविल का शेयर लाना पड़ सकता है अगर बिजनेस में गुडविल है तो, और वो गुडविल का शेयर ओल्ड पार्टनर अपने अंदर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, और नहीं सॉरी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये देखो यहाँ पर लिखा है प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, यहाँ बोला है रिवैल्यूएशन किया जाता है, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि मैंने तुम लोग को बताया। अच्छा, इसके अलावा और क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है, अगर
ओल्ड वाले बैलेंस शीट में कोई रिजर्व है, ठीक है, वो ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि वो भी ओल्ड बैलेंस शीट से ही देखा जा रहा है, तो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है रिजर्व, ठीक है। और एक चीज होता है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, ठीक है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है जो कि रिकॉर्डेड नहीं है हमारे करेंट अकाउंटिंग में, तो वो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उसका पॉइंट हम लोग को ये वाला हम पैरा पढ़ के एक बार बता देते हैं, तो सारा चीज जो है हमें मिल जाएगा क्या क्या चाहिए। न्यू पार्टनर्स आर एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब भी कोई नया पार्टनर एडमिशन करता है पार्टनरशिप फर्म में, तो वो उससे पार्टनरशिप फर्म का बेनिफिट होता है, चाहे कैपिटल इंट्रोड्यूस होगा, पैसा का बेस बढ़ेगा, ये भी एक बेनिफिट है। और अगर जो पार्टनर एडमिशन ले रहा है उसका मैनेजमेंट स्किल काफी अच्छा है, तो मैनेजमेंट के लिए अच्छा होगा। ये देखो, न्यू पार्टनर इज एडमिटेड आइदर फॉर इंक्रीजिंग द पार्टनरशिप कैपिटल, फॉर स्ट्रेंथनिंग द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, ठीक है। तो कैपिटल बढ़ेगा तो मैनेजमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। तो पार्टनर का एडमिशन करवाना काफी मतलब अच्छा होता है बिजनेस के रेस्पेक्ट से अगर देखें। हाँ, भले ही सैक्रिफाइस करना पड़े ओल्ड पार्टनर को, लेकिन बिजनेस को बढ़ाना है तो पार्टनर तो नया एडमिट करना ही पड़ेगा। व्हेन ए न्यू पार्टनर ज्वाइन्स ए फर्म, जब भी कोई नया पार्टनर फर्म ज्वाइन करता है, इट इज डिजायरेबल टू ब्रिंग ऑल एप्रिसिएशन और रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। ये देखो, एसेट के वैल्यू को एप्रिसिएशन करने के लिए, एप्रिसिएशन यानी कि बढ़ाना, बढ़ाया जा सकता है या फिर रिड्यूस किया जा सकता है, वो डिपेंड करेगा कि पार्टनर लोग क्या डिसाइड कर रहे हैं, कौन सा एसेट का वैल्यू बढ़ाना है या फिर किसी एसेट का वैल्यू हमें रिड्यूस करना है। इनटू अकाउंट्स एज ऑन द डेट ऑफ एडमिशन, जब एडमिशन होगा उस दिन ये रिवैल्यूएशन का सोचा जाता है। सिमिलरली इफ द बुक्स कंटेन्स एनी लाइबिलिटी, अगर कोई लाइबिलिटी है बुक्स में एग्जिस्टिंग, मतलब बैलेंस शीट में देखना पड़ेगा लाइबिलिटी है कि नहीं, जो कि होता ही है हर एक बिजनेस में, एसेट लाइबिलिटी तो होता ही है। विच इज नॉट, अच्छा ये कौन सा लाइबिलिटी बोल रहा है, विच इज नॉट बीइंग पेड और इफ द बुक्स डू नॉट कंटेन ए लाइबिलिटी व्हिच हैज टू बी पेड, मतलब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, मतलब बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है लेकिन हमें पे करना पड़ेगा। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एंट्री पास करना पड़ेगा, ठीक है। एंट्रीज हमें पास करना पड़ेगा, मतलब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अगर कोई है उसके लिए हमें एंट्री पास करने का मतलब है उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। द पर्पस ऑफ सच एंट्रीज इज टू मेक एन अपडेटेड बैलेंस शीट, ताकि जो नया वाला बैलेंस शीट बनेगा उसमें वो मतलब वो लाइबिलिटी अपीयर करे, ठीक है। मतलब वो अनअपियर्ड है, मतलब लाइबिलिटी ऑकर्ड है लेकिन वो रिकॉर्डेड नहीं है। जैसे मान लो किसी को सैलरी पे करना है फॉर एग्जांपल, लेकिन उसका कहीं पर भी अकाउंटिंग एंट्री नहीं किया गया है, तो इसका मतलब लाइबिलिटी जनरेटेड हो रखा है लेकिन बैलेंस शीट में वो नहीं दिख रहा है। तो ये कब दिखेगा, जब जर्नल एंट्री होगा, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि रिकॉर्ड कर लो, अगर रिकॉर्डेड नहीं है इससे क्या होगा, जो नया वाला बैलेंस शीट बनेगा विद न्यू पार्टनर, तो वहां पर वो चीज अपडेट हो जाना चाहिए। ऑल्सो ऑल प्रॉफिट्स व्हिच हैव अकाउंट एक्रूड बट नॉट येट ब्रॉट इनटू द बुक्स, अगर ऐसा कोई प्रॉफिट है जो मतलब एक्रू हो चुका है, एक्रू का मतलब है मतलब जनरेट हो चुका है, एक्रू हो चुका है पे करने के लिए, बट बुक्स में इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया गया है अभी तक। एंड सिमिलरली ऑल लॉसेस, अगर कोई लॉसेस है विच हैव ऑकर्ड, जो लॉसेस हो चुका है बट नॉट रिकॉर्डेड, शुड नाउ बी ब्रॉट इनटू बुक्स, हमें क्या करना है, बुक्स में लाना है, सो दैट कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर रिफ्लेक्ट द प्रॉपर फिगर, ताकि, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस होगा तो वो तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के थ्रू से हमें दिखाना है, तो बोल रहा है ताकि ओल्ड पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो सही तरह से रिफ्लेक्ट करे। एज ए रिजल्ट of passing of such entries, any subsequent profit or losses will automatically shared by the incoming partner along with old partner। अगर हम लोग ये सब एंट्रीज पास कर देते हैं तो इससे क्या होगा, कोई भी आगे जो प्रॉफिट वगैरह आएगा वो सभी को मिल जाएगा along with the old partner, ठीक है। ओल्ड पार्टनर के साथ साथ बाकी पार्टनर को मिलेगा। ये देखो, एज ए रिजल्ट ऑफ पासिंग सच एंट्रीज एनी सब्सिक्वेंट प्रॉफिट और लॉसेस विल ऑटोमेटिकली शेयर्ड बाय द incoming partner along with the old partner। Also the value of goodwill is assessed, goodwill को भी assess करना है और क्या क्या ट्रीटमेंट करना है वो हम लोगों ने यूनिट 2 में पढ़ लिया है, ये चीज बोला गया है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर तुम लोग को लिखवा देते हैं कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर होने से क्या क्या होगा। पहले हो जाएगा रिवैल्यूएशन ऑफ, लिख लो तो याद रह जाएगा, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज, ये होता है, एंड प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम रिवैल्यूएशन, फ्रॉम सच रिवैल्यूएशन, ठीक है। इस तरह के रिवैल्यूएशन से, फ्रॉम सच रिवैल्यूएशन
ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर in old profit sharing ratio, transfer to old partner in old profit sharing ratio। और नेक्स्ट हम लोग करेंगे, और क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल among the old partners in their sacrificing ratio। ओल्ड पार्टनर जो भी होंगे, ओल्ड पार्टनर इन द सेंस की सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख लो, सैक्रिफाइसिंग। अगर कोई पार्टनर का सैक्रिफाइस नहीं हो रहा है तो उसे नहीं मिलेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा, कोई भी रिजर्व वगैरह है, एनी रिजर्व, प्रॉफिट और लॉस लाइंग इन द बैलेंस शीट, मतलब पहले से बैलेंस शीट में है ऐसा कोई प्रॉफिट, रिजर्व, ट्रांसफर टू, मतलब जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, मतलब यहाँ पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड लिख लो और भी अच्छा रहेगा, एनी अनडिस्ट्रीब्यूटेड, कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व, प्रॉफिट या लॉस है जो कि बैलेंस शीट में दिख रहा है, इसे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड पीएसआर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे। और लास्ट यहाँ पर एनी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, एनी unrecorded liability should be recorded, और any unrecorded profit or loss, any unrecorded profit or loss should be recorded, ठीक है। अगर कोई अनरिकॉर्डेड प्रॉफिट या लॉस है वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और कोई अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो वो भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ताकि बैलेंस शीट हम लोग का सही अपीयर हो, ठीक है। अच्छा, अब बैलेंस शीट नहीं, मतलब बेसिकली पूरा फाइनल अकाउंट से। तो ये देखो, ये कुछ पॉइंट जो है इसी पे हमारा पूरा एडमिशन डिपेंड करता है। ये पॉइंट अगर हम लोग समझ जाते हैं क्या क्या करना होगा, इसी पे ही सारा ट्रीटमेंट रहता है, जो भी क्वेश्चन उठा लो यही सब ट्रीटमेंट रहेगा, अलग कुछ भी नहीं रहता, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, ये सब जो है ना प्रोसेस बता रखा है कि कैसे क्या करना है, जो कि हम तुम लोग को बताएंगे, यहाँ से पढ़ने का कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अच्छा, हम लोग एक मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन और एक नॉर्मल रिवैल्यूएशन जो है इसमें डिफरेंस देखेंगे जब क्वेश्चन आएगा। तो पहले अभी जो मैंने पॉइंट्स लिखा है उससे हम लोग क्वेश्चन यानी कि इलास्ट्रेशन 1 करेंगे, ठीक है। पहले इलास्ट्रेशन 1 करेंगे। इलास्ट्रेशन 1 में क्या बोला है देखते हैं। The following is the balance sheet of Ram and Mohan। ये राम और मोहन का बैलेंस शीट है। Who share profit in the ratio 3:2, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोला है, ऑन 1 Jan 2020। अच्छा, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिख रहा है 1 Jan 2020 को 3:2 में दो पार्टनर है, ये देखो राम और मोहन, इनका बैलेंस शीट दे रखा है, इनका ट्रेड पेबल, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और बैंक, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है। ऑन दिस डेट श्याम वॉज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग, ठीक है। श्याम को उन्होंने नया पार्टनर के तौर पे एडमिशन लिया। ही हैज टू पे 25,000 एज इज कैपिटल, मतलब श्याम को क्या लाना पड़ेगा, कैपिटल के लिए 25,000 एंड 10,000 एज शेयर ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल के लिए 10,000 कैश में लाना पड़ेगा फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट, ताकि उसे प्रॉफिट में 1/5 हिस्सा मिल जाए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। अब ये किसका दिया हुआ है, पहला राम का होगा, फिर मोहन और ये श्याम। तो श्याम का देख लो 1/5 होता है कि नहीं, 2/2
10, 2/10 मतलब 1/5 होता है, ठीक है। तो श्याम का जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/5 हो रहा है और उसके लिए उसको गुडविल का शेयर 10,000 और कैपिटल 25,000 लाना पड़ेगा। एसेट आर टू बी रिवैल्यूड, ये देखो क्वेश्चन में हमें हमेशा दे देगा एसेट लाइबिलिटीज में क्या रिवैल्यू किया गया है। तो बिल्डिंग था 80,000 का, बिल्डिंग का 25,000 वैल्यू कर दिया गया है, मतलब इससे प्रॉफिट जनरेट होगा क्योंकि एसेट है, एसेट का वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो वो प्रॉफिट होगा, ठीक है। नॉर्मली एसेट का वैल्यू तब बढ़ता है अगर हम लोग एसेट खरीदते हैं, बट यहाँ पर खरीदने का बात नहीं है, रीवैल्यू मतलब वैल्यू में चेंजेस लाना, रीवैल्यू, ठीक है। अब रीवैल्यू अगर अपवर्ड, इसे बोलते हैं अपवर्ड रीवैल्यूएशन, ठीक है। 18 से 25 हुआ मतलब इंक्रीज हुआ, तो प्रॉफिट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एसेट है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी 15 से 12 हो गया मतलब कम हो गया, तो ये लॉस होगा, ठीक है। इन्वेंट्रीज 12 था, 12 भी है, तो नो इम्पैक्ट, इसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। ट्रेड रिसीवेबल 9,500 हो गया क्योंकि डाउटफुल डेप्ट है इसी वजह से, तो ट्रेड रिसीवेबल 10,000 था, 9,500 हो गया, तो ये भी हम लोग का लॉस होगा क्योंकि हम लोग को ऐसा लग रहा है कि 500 रुपीज शायद हमारा प्रोविजंस में हमें रख देना चाहिए, डाउट है हमें ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसके लिए ये एडजस्टमेंट दिखाने के लिए कौन सा अकाउंट बनता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसके लिए हम लोग बनाएंगे अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट, अगर हमें क्वेश्चन में लेजर बनाने के लिए बोला है, और अगर जर्नल बोला है तो एंट्री पास कर लेंगे। देखते हैं आगे क्या बोल रखा है। इट वॉज फाउंड दैट देयर वॉज अ लाइबिलिटी फॉर 1500 फॉर गुड्स रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, यानी कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो अगर कोई भी लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड है उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो जैसे एसेट लाइबिलिटी का रिवैल्यूएशन का मतलब होने से रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, ये भी लाइबिलिटी का रिवैल्यूएशन हुआ, मतलब इस रिगार्डिंग लाइबिलिटी अभी तक जीरो था क्योंकि हम लोगों ने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, ठीक है। लाइबिलिटी फॉर गुड्स रिसीव, ठीक है, ऐसा कोई लाइबिलिटी था नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, तुम लोग को इस बात को ऐसे समझना चाहिए कि यहाँ पर लाइबिलिटी के तौर पे ओनली क्रेडिटर ही दिख रहा है हमें, दैट इज 15,000 मतलब ट्रेड पेबल। अब नया लाइबिलिटी जो है ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो रिवैल्यूएशन का मतलब एसेट एंड लाइबिलिटीज में चेंजेस, तो लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो 1500 का हमारा लॉस होगा, ठीक है। अभी एंट्री करेंगे तो समझ में आ जाएगा, यहाँ जर्नल एंट्री ही करने बोला है। जर्नल एंट्री ऑल्सो गिव द बैलेंस शीट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आफ्टर श्याम्स एडमिशन, हमें पहले जर्नल एंट्री करने बोला है, फिर उसके बाद जो है बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए बोला है, ठीक है। हम लोग एक एक करके बैलेंस शीट सॉरी पहले जर्नल एंट्री कर लेते हैं फिर बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर लिखते हैं जर्नल एंट्रीज। डेबिट क्रेडिट 2020 2020 तक का चेक करना था। 2020 और Jan 1, ठीक है। सबसे पहले पैसा लाया जा रहा है कैपिटल के तौर पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम्स कैपिटल। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम्स कैपिटल 25,000। एक पहला क्वेश्चन हम नैरेशन लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद और नहीं लिखेंगे। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, तुम लोग और भी अच्छे से चाहो तो नरेशन लिख सकते हो, हम थोड़ा सा शॉर्टकट में ही लिख रहे हैं, लेकिन हाँ ये भी चलता है। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड समझ में आना चाहिए, ठीक है। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, उसके बाद बोल रहा है कि बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया है। यहाँ पर हम लोग इसके साथ साथ चेक कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया है तो एसेट बढ़ रहा है, तो एसेट बढ़ने से एंट्री क्या होगा? ये अच्छा, गुडविल का मैंने एंट्री नहीं किया, गुडविल का शेयर भी आ रहा है तो वो एंट्री कर लेते हैं पहले। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा, अब प्रीमियम फॉर गुडविल जैसे कि मैंने बोला था, तुम लोग चाहो तो कर लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली जो है पार्टनर के प्रॉफिट सैक्रिफाइसिंग रेशियो में दिखा सकते हो, जो ठीक लगे, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, हम ऐसे लिख देते हैं टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा, यहाँ पर लेकिन बोला है एज इज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी तो निकालना पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा। कितना जगह रखें, हमें ये प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट,
तो मुझे लगता है इतने जगह पे हो जाएगा। तो पहले हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं, नहीं तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहले रेशियोज निकाल लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1। अच्छा, कौन कौन पार्टनर है? राम, मोहन और श्याम। राम, मोहन और श्याम। ओल्ड, न्यू। ओल्ड वाले का, ओल्ड वाला पीएसआर है 3:2, 3/5 2/5, 3/5 2/5। अच्छा, यहाँ पर है ये हो जाएगा 5/10, 3/10 और 2/10। अच्छा, अब यहाँ पर चेक करेंगे सैक्रिफाइस किसका हो रहा है। 3/5 माइनस 5/10, 6 माइनस 5, 1/10। तो ये सैक्रिफाइस ही हो रहा है क्योंकि ओल्ड वैल्यू ज्यादा हो रहा है। 2/5 माइनस 3/10, तो चेक करते हैं। 4 माइनस 3, 1/10, दोनों का सैक्रिफाइस है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पर पूरा बना लेते हैं, ठीक है, वहां लिख देंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा 1/10:1/10, यानी कि 1:1, ठीक है। अच्छा, शेयर ऑफ गुडविल क्या हो जाएगा? श्याम शेयर ऑफ गुडविल, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये देखो शेयर ऑफ गुडविल है 10,000, 10,000, ठीक है। ये कौन अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा? राम और मोहन 50-50 जो है डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। तो 50-50 मतलब 5,000 5,000, 1/2 1/2 डायरेक्टली लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 10,000 का हाफ यानी 5,000 और 5,000 सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब यही वाला एंट्री हम लोग डायरेक्टली वहां पर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला है शेयर ऑफ गुडविल एंड 10,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल, तो ये हम लोग का बैंक अकाउंट डेबिट तो होगा ही इसमें, ठीक है। अब ऐसे कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट यहाँ पर लिखते हैं 10,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा, फिर यहाँ पर लिखेंगे, इसमें नरेशन लिखेंगे बी शेयर ऑफ गुडविल ब्रिंग बाय श्याम। फिर ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, अच्छा इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो 2 लिखना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पर हाँ एक चीज देखो, यहाँ पर बोला है कि 10,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल। यहाँ पर मतलब 10,000 कैश फॉर शेयर ऑफ गुडविल भी नहीं बोला है, और डायरेक्टली ये भी नहीं बोला है कि 10,000 का जो गुडविल का शेयर आएगा वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग पार्टनर में, ठीक है। तो ये देखो, मतलब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा वो तो हमें पता है, मतलब एक होता है ना कि कैपिटल के थ्रू से एडजस्ट करके दिखाना, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बोला है 10,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट, 1/5 शेयर के लिए इतना लाना पड़ रहा है 10,000। अब यहाँ पर हमें ना एक्चुअली प्रीमियम वाला लैंग्वेज डायरेक्टली नहीं दिया है कि प्रीमियम फॉर गुडविल ही है बोल के, ठीक है। तो मतलब प्रीमियम का मतलब क्या होता है ना, कैश, ठीक है। प्रीमियम का मतलब होता है कि कंफर्म कैश में आ रहा है, वैसे कैश में आ रहा है क्योंकि बैंक अकाउंट तो हमारा डेबिट होगा ही ना। ये देखो, बैंक अकाउंट हम लोग का डेबिट हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, एक सेकेंड, प्रीमियम फॉर गुडविल टू, हाँ ठीक है, टू यहाँ पर हो जाएगा। बाकी दो पार्टनर का नाम क्या है? ठीक ही है, टू राम्स कैपिटल, आर लिख देते हैं, ठीक है। टू, क्या क्या नाम है, राम और मोहन, टू एम्स कैपिटल। अच्छा, तो ये बन जाएगा 5,000, 5,000 और यहाँ पर हो गया 10,000, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग रिवैल्यूएशन का एंट्री करेंगे। देखो रिवैल्यूएशन में क्या क्या बोला है, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी इन्वेंट्री, ये सब रिवैल्यू हुआ है। चलो फिर नेक्स्ट एंट्री करते हैं। यहाँ पर बी पहले लिख लेते हैं, बी शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड। नेक्स्ट हम लोग ये रिवैल्यूएशन लिखेंगे। बिल्डिंग का वैल्यू 25 हुआ है, पहले था 18, यानी इंक्रीज हुआ है, तो बिल्डिंग डेबिट होगा। एसेट बढ़ने से क्या होता है, डेबिट होता है।
तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 18। 25 माइनस 18 कितना होता है, चेक करके देखते हैं। 25 माइनस 18 तो ये हो गया 17, सॉरी 7 होगा। 25 माइनस 18 7,000 होगा, ठीक है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया है, ठीक है। तो बढ़ने से इंक्रीज अमाउंट लिख दिया हम लोगों ने, बिल्डिंग को डेबिट कर दिया एंट्री के हिसाब से। टू क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन के लिए बढ़ा। हम लोगों ने खरीदा नहीं कि टू कैश या बैंक लिख दे, या उधार में नहीं लिया है कि क्रेडिटर लिख दे, रीवैल्यूएशन की वजह से हुआ है। तो टू रीवैल्यूएशन यहाँ पर लिख दिया 7,000 बीइंग बिल्डिंग रीवैल्यू, ये एंट्री हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बिल्डिंग के बाद कौन सा एसेट है, बिल्डिंग के बाद है प्लांट एंड मशीनरी जो डिक्रीज हुआ है। इन्वेंट्रीज एज इट इज है तो इसका लिख के क्या होगा, और ट्रेड रिसीवेबल भी डिक्रीज हुआ है तो लॉस है। तो लॉस होने से क्या होगा, लॉस होने से हम लोग का यहाँ पर टू प्लांट एंड मशीनरी हो जाएगा, क्योंकि एसेट कम हो रहा है, एसेट कम होने से क्रेडिट होता है। तो टू प्लांट एंड मशीनरी तो कितना कम हो जा रहा है, 15,000 से 12,000 यानी 3,000, ठीक है, टू प्लांट एंड मशीनरी। इन्वेंट्री का लिखने का कोई जरूरत नहीं है, जीरो आएगा क्योंकि इन्वेंट्री 12 था, 12 ही है, मतलब नो चेंजेस। ट्रेड रिसीवेबल 500 कम हुआ है तो ये भी लॉस है। टू यहाँ पर लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। अब मैंने ये डेटर नहीं लिख के प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्यों लिखा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बता दिया था कि क्यों कम करके 9,500 माना गया है, क्योंकि इन्हें लगता है कि डाउटफुल डेट हो सकता है, मतलब 500 रुपए हो सकता है लोगों ने हमें वापस नहीं किया, ठीक है। अच्छा, मतलब 500 रुपए लोगों ने हमें पे नहीं किया, बेसिकली वापस क्या करेंगे, कुछ खरीदा होगा लेकिन ऐसा डाउट है, किसी किसी कस्टमर पे हमें डाउट होता है ना कि ये पैसा नहीं दे सकता है, ठीक है। तो ऐसे डाउट है कि 500 रुपीज नहीं मिलेगा शायद, तो इसीलिए इसको जो है लॉस में दिखा दिया। अब बोल रहे हैं 1500 का एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं हुआ था, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो लाइबिलिटी रिकॉर्ड हो रहा है तो लाइबिलिटी क्रेडिट है, क्रेडिट होगा तो बढ़ेगा, लाइबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट होगा। और ये कौन सा अकाउंट है, परचेज गुड्स रिसिप्ट का, ठीक है। गुड्स रिसिप्ट हुआ है बट हम लोगों ने लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं किया है, इसका मतलब ट्रेड पेबल यानी क्रेडिटर बढ़ेगा। गुड्स रिसिप्ट तो गुड्स रिसिप्ट यानी किसी से परचेज किया होगा तभी तो गुड्स रिसिप्ट हुआ है। परचेजर यानी कि जो हमारा क्रेडिटर या सप्लायर होता है उसको हम लोग यहाँ पर ट्रेड पेबल बोल सकते हैं। टू ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल कितना हो जाएगा, कुछ भी यहाँ पर हो गया 1500, ठीक है। ये रिकॉर्डेड था ही नहीं पहले ये वाला, तो जीरो से लेके सीधा 1500 हो गया। जैसे ये सब का बेसिस था, बिल्डिंग पहले से था, प्लांट एंड मशीनरी पहले से था, तो हम लोगों ने डिफरेंस चेक किया। और यहाँ पर जो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, इसका मतलब इस ये लाइबिलिटी पहले से कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं था, यानी फुल अमाउंट पे रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी फुल अमाउंट पे रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। ये सब लॉस है, ये एसेट कम होने की वजह से, ये लाइबिलिटी इनकट होने के वजह से, मतलब 3,000 और 2,000 5,000 यहाँ पर आ रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब भी हम लोग एसेट लाइबिलिटी को रिवैल्यूट करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू से ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5,000, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पर लिखते हैं बीइंग एसेट रिड्यूस्ड एंड unrecorded liability recorded, unrecorded liability recorded, ठीक है। अच्छा, अब और यहाँ पर क्या होगा, अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि रिवैल्यूएशन करके प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ये देखो हम लोगों ने लिखा था ना, रिवैल्यूएशन करने के बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चला जाएगा। तो कैसे पता चलेगा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो क्रेडिट में 7,000 है, चेक करके देखो, रिवैल्यूएशन का क्रेडिट में है 7,000, ठीक है। अच्छा, अब डेबिट में देखते हैं कितना है, डेबिट में है 5,000, 5,000 डेबिट। तो ये दोनों को अगर नेट करेंगे तो 2,000 क्या आ जाएगा, 2,000 डेबिट ही आएगा, ठीक है। 2,000 सॉरी क्रेडिट आएगा क्योंकि क्रेडिट वैल्यू ज्यादा है। तो 7,000 प्रॉफिट था, 5,000 लॉस हुआ, मतलब 2,000 प्रॉफिट बचता है। और ये 2,000 प्रॉफिट जो है
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर हम लोग का 7,000 क्रेडिट आया था, 5,000 डेबिट आया, तो दोनों को नेट करने से आता है 2,000 क्रेडिट। क्यों क्रेडिट लिखा मैंने, ये बिगर अमाउंट है, तो जैसे मैथ्स में होता है ना जो साइन रहता है वो लिखते हैं, वैसे हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं। अब प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो प्रॉफिट नहीं बचेगा, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो प्रॉफिट जो है वो जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तब हम लोग प्रॉफिट को क्या करेंगे, क्रेडिट को डेबिट करना पड़ेगा। बात समझो, जब हम प्रॉफिट, जैसे ये 5,000 तो यहाँ से चला ही जाएगा, और जो 2,000 है वो भी हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे ओल्ड पार्टनर का, तो ये क्रेडिट आइटम है, जब इसे ट्रांसफर करेंगे तो ये डेबिट बन जाएगा, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। इस तरह से अगर हमें जर्नल लेजर नहीं करने बोलेगा तो हमें ऐसे समझ के करना चाहिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। हम फिर से बता देते कैसे हुआ। 7,000 क्रेडिट था, उसमें से 5,000 डेबिट चला गया, तो मतलब लॉस एडजस्ट हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो सेटअप कर रहे हैं, 2 एंट्री लिखा है, 2 एंट्री को सेटअप कर रहे हैं, तो मेरा निकल के आ रहा है 2,000 क्रेडिट। अब 2,000 क्रेडिट को जब हमें यहाँ पर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट जो है वो डेबिट हो जाएगा। जैसे क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं तो क्रेडिटर टू क्रेडिटर से वो क्रेडिटर डेबिट हो जाता है। परचेज टू क्रेडिटर जब पे करते हैं तो क्रेडिटर टू कैश या बैंक, वैसे ही रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। टू राम एंड मोहन, तो हम यहाँ पर आर और एस शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ठीक है। टू आर्स कैपिटल, टू एम्स कैपिटल। अच्छा, कितना कितना मिलेगा, सिंपल पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इनका पुराना पीएसआर कितना है 3:2, तो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 3/5 और 2/5। तो ये कितना हो जाएगा 1200, और ये हो जाएगा 800, ठीक है 800। तो यहाँ पर लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट ऑन revaluation credited to old partner in old PSR, ठीक है, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड PSR। बस हो गया। अब हमें क्या प्रिपेयर करके देना है, इनका बैलेंस शीट प्रिपेयर करके देना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट ऑफ राम, मोहन एंड श्याम एज ऑन liabilities assets, ठीक है। हम लोग ओल्ड वाले बैलेंस शीट देखते हुए करेंगे। बिल्डिंग 18,000 था, लेकिन बिल्डिंग में रिवैल्यूएशन करके उसे 25,000 का कर दिया गया, तो अभी बिल्डिंग का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो देखो हम यहाँ पर एक बार लिख के दिखा देते, बट ऐसे लिखना जरूरी नहीं है, हम समझा देते हैं। पहले जो वैल्यू है उसे देखो 18,000, अब जितना इंक्रीज किया गया, कितना इंक्रीज किया जाता है ना, उससे हम लोग एंट्री करते हैं। 7,000 से इंक्रीज किया गया, उसी चीज को तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन में दिखाना पड़ेगा। तो 7,000 से इंक्रीज हुआ, अब ये बन गया 25,000। ये मैंने डिटेल्स में इसीलिए दिखाया ताकि तुम लोग को पूरा कंसेप्ट क्लियरली समझ में आ जाए कि चेंजेस कैसे होता है। ओल्ड वाले वैल्यू में कुछ वैल्यू एडिशन या डिलीशन होता है, फिर नया वाला वैल्यू आता है। एंट्री कैसे होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का एंट्री जो है इंक्रीज या डिक्रीज जो भी अमाउंट हो रहा है उससे होता है हमेशा, ठीक है। और बैलेंस शीट में न्यू वाला वैल्यू लिखा जाता है। क्या ये लिखना जरूरी है ऐसे करके, नहीं ऐसे करके लिखना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट 25,000 लिखने से भी होगा, अभी समझाने के लिए लिख रहे हैं। बिल्डिंग के बाद है प्लांट एंड मशीनरी, तो हम ऐसे P/M लिख देते। प्लांट एंड मशीनरी था 15,000, ठीक है, अब हो रहा है 12,000, मतलब यहाँ पर 3,000 का कम हो जाएगा, तो 12,000। देखो 3,000 से कम किया गया है, एसेट है इसीलिए यहाँ पर देखो 3,000 से क्रेडिट किया गया है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी, उसके बाद इन्वेंट्रीज, तो इन्वेंट्रीज जैसा था वैसा ही है, तो इसमें ऐसे ही लिख देंगे इन्वेंट्रीज 12,000। अच्छा, इसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल और बैंक, तो ट्रेड रिसीवेबल T/R लिख देते। ट्रेड रिसीवेबल था कितना 10,000, ठीक है, और इन्होंने नया पीबीडीडी क्रिएट किया। इनको लगा कि 500 हमें मार्केट से नहीं रिकवर होगा, तो नया वाला जो ट्रेड रिसीवेबल है वो बन के आता है 9,500, ठीक है। और बैंक अकाउंट में कितना आएगा, तो बैंक अकाउंट में आ जाएगा पहले से कितना था, पहले से था 5,000, ठीक है। हम यहाँ पर थोड़ा छोटा छोटा करके इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर ना ये बना दिया, इसीलिए हम ट्राई कर रहे हैं कि किसी के अंदर हो जाए तो बेटर है। तो यहाँ पर देखो
5,000 ये पहले से था। क्या हम लोग के पास कुछ पैसा आया? बैंक देखते हैं। हाँ, 25,000 और 10,000 ये दो अमाउंट आया है। 25,000 प्लस 10,000, 25,000 प्लस 10,000 तो कितना हो जाएगा? 25 और 5 30 और 10 40,000 का कैपिटल, सॉरी बैंक का बैलेंस बन गया। अब इसका टोटल कर लेंगे बस, और तो कुछ नहीं है। यहाँ पर ऐसे करके हम साइड में कर लेते हैं टोटल, ठीक है, जगह बन जाएगा। तो यहाँ पर टोटल कर लेते हैं, और कुछ नहीं है, ये बैंक का ही लास्ट था। अब चेक करते हैं कितना हो जाएगा। 40,000 और 9,500 कैलकुलेटर पे देख लेते हैं। 25,000 स्टार्टिंग से ही कर लेते हैं। 12,000, फिर से 12,000 प्लस 9,500 प्लस 40,000, 98,500, 98,500 ये बन गया एसेट। लाइबिलिटी साइड में क्या होगा? लाइबिलिटी में है ट्रेड पेएबल, यहाँ पर लिखेंगे पहले ट्रेड पेएबल। क्या इसमें कोई चेंजेस आया है? बिल्कुल आया है। ट्रेड पेएबल पहले था 15,000, ठीक है। अब जो ट्रेड पेएबल नया रिकॉर्ड करने के बाद बन गया है और भी 1,500, तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, मतलब 16,500 बन जाएगा ये वाला वैल्यू। अच्छा, अब कैपिटल लिखेंगे पार्टनर लोगों का। कैपिटल में आ जाएगा राम, श्याम और राम, मोहन और श्याम, ऐसे लिखते नहीं तो गलत हो जाएगा। ओल्ड पार्टनर राम, मोहन और श्याम, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं राम का कैपिटल कितना होगा। तो राम का कैपिटल पहले से था 20 और इसका था 25,000, 20 और 25,000। क्या कैपिटल का कुछ भी इन्हें मिला है? चेक करते हैं। कैपिटल बढ़ेगा ऐसा इनके पास कुछ भी आया है? यहाँ पर हम पहले राम वाला चेक करते हैं। राम के कैपिटल में 5,000 और मोहन के कैपिटल में भी 5,000 गया है, शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 5,000 और इसका भी 5,000, ठीक है। पहले हम राम और मोहन का ही ढूंढ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर फिर से इनके कैपिटल में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट गया 1,200 और 800, इनका 1,200 और इनका 800। हम फिर से बोल रहे हैं, ऐसा लिखना जरूरी नहीं है पूरा ऐसे डिटेल्स में, ये चाहो तो तुम लोग रफ में भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 20,000 प्लस 5,000 प्लस 1,200, तो ये हो गया 26,200। अच्छा, और ये वाला 25,000 प्लस 5,000 प्लस 800, मतलब 30,800, 30,800। अच्छा, और ये श्याम जो है इनका कितना हो जाएगा? तो ये देखो, श्याम का कैपिटल 25,000, यहाँ पर लिखते हैं, और तो कुछ नहीं है। श्याम के कैपिटल में और कुछ नहीं आया, 25,000 बस, और तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पर टोटल कर लेते हैं, देखते हैं टैली होता है। 30,800 प्लस 25,000 प्लस 26,200 प्लस 16,500, 98,500। हाँ, टैली होता है 98,500, ये हम लोग का आंसर निकल के आ रहा है। अच्छा, ठीक है, ये वाला हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलास्ट्रेशन 2, यहाँ पर क्या बोला है देखो, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 इज गिवन बिलो। बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ट्रेड पेबल कैपिटल अकाउंट ए, बी का भी दिख जाएगा नीचे। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस है, प्लांट है, फर्नीचर है। अदर यहाँ बी का कैपिटल है, ऑफिस इक्विपमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक। ऑन 1/4/2020 दे एडमिट सी ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। उन्होंने सी को कुछ टर्म्स के हिसाब से एडमिशन लिया है। सी को 50,000 कैपिटल लाना पड़ेगा, 10,000 फॉर गुडविल, 1/5 शेयर। अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेड ऑन ट्रेडर 2%। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल पे 2% जो है प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। और इसका मतलब होता है कि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 25,000 में से 2%
जो जितना भी अमाउंट आएगा उतना हमें पेमेंट नहीं भी मिल सकता है, इसीलिए हम लोग उसे प्रोविजन बना रहे हैं। तो 2% कितना होगा, आई थिंक 500। हाँ 500 ही होगा। फिर बोल रहे हैं इन्वेंट्री को डाउन करना है वैल्यू 10%, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा, ठीक है। अच्छा ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस को रिवैल्यूट करना है, प्लांट को, फर्नीचर को, ऑफिस इक्विपमेंट को, सारे एसेट्स का रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाना चाहिए। पार्टनर्स एग्रीड दैट द वैल्यू ऑफ द एसेट एंड लाइबिलिटीज रिमेन द सेम। पार्टनर लोग एग्री हो रहे हैं कि द एसेट एंड लाइबिलिटीज रिमेन द सेम। अब ये पॉइंट देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक तो रिवैल्यूएशन कर रहा है, ठीक है, जैसे कि मान लो इन्वेंट्री का जो भी वैल्यू से 10% से कम कर देगा, ट्रेड रिसीवेबल को 2% से कम कर दिया जाएगा। फ्री होल्ड प्रीमाइस ऑफिस इक्विपमेंट जैसे यहाँ दिख रहा है कि 25,000 है, ऑफिस इक्विपमेंट 27,500 कर दिया जाएगा, मतलब बढ़ा दिया जाएगा। फिर भी पार्टनर्स एग्री दैट वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज रिमेन द सेम। मतलब जो है यहाँ जो दिख रहा है ना ओरिजिनली, रिमेन द सेम का मतलब ओरिजिनली जो दिख रहा है वही वो लोग चाहते हैं कि दिखे। As such, there should not be any changes in their books values as a result of the above mentioned adjustment। बोल रहा है कि ऐसा कुछ करो, ये एडजस्टमेंट भी हो और ये जो वैल्यूज ओरिजिनल वाले वैल्यूज है वो भी दिखे। मतलब ये एडजस्टमेंट करने पे हमारा ओरिजिनल वैल्यूज चेंज ना हो, ऐसा कुछ करके दिखाओ, ये बोल रहा है, ठीक है। पार्टनर्स एग्री हुए हैं, पार्टनर्स एग्रीड दैट द वैल्यू ऑफ द एसेट एंड लाइबिलिटीज रिमेन द सेम and as such there should not be any changes in their books values। उनके बुक्स वैल्यू पे कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए as a result of the above mentioned adjustment। ये सारे एडजस्टमेंट कर लो लेकिन ये एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट इस पे नहीं आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ाया, बोल रहे हैं कि नहीं बिल्डिंग 18,000 ही रहेगा लेकिन ये एंट्री भी पास होगा, ऐसा सिचुएशन बोल रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है। जब भी क्वेश्चन में ऐसा पॉइंट आएगा कि रिवैल्यूएशन बोल रहा है बट रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट जो है हमारे पुराने, मतलब हमारा जो नया बैलेंस शीट होगा उस पर नहीं दिखेगा, पुराना वैल्यूज ही दिखेगा। इस चीज को बोला जाता है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, मेमो रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये हम लोग करते हैं, ठीक है। इसका पॉइंट ही तुम लोग को यहाँ पर दिख रहा था, यहाँ पर हम दिखाते हैं, इसी का पॉइंट दिख रहा था। मैंने बोला कि हम क्वेश्चन करके समझाएंगे। ये देखो डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन एंड मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये वाला हम पहले करके दिखा देते क्या होता है, फिर पढ़ के यहाँ से बताएंगे कि कैसे करने पे होगा। तो अभी तुम लोग प्रैक्टिकली करोगे तो समझ जाओगे कि करना क्या है, ताकि एंट्रीज भी हो, रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट एंट्रीज भी हो लेकिन इसका इम्पैक्ट भी ना आए, ठीक है। तो मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर एंड शो द न्यू फर्म बैलेंस शीट, ये हमें प्रिपेयर करके देने के लिए बोला है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एंट्रीज तो बोला नहीं है, जब एंट्री नहीं बोलेगा हम लोग सीधा जो है अपना लेजर पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे एक अकाउंट बनना चाहिए लेकिन इसके जगह बनेगा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट हमें नहीं दिखाना है हमारे नए वाले बैलेंस शीट। मतलब ओल्ड बैलेंस शीट नया बैलेंस शीट सेम अमाउंट दिखाएगा टुवर्ड्स एसेट एंड लायबिलिटीज, ठीक है। मतलब कौन कौन सी चीजों पे चेंजेस नहीं होना चाहिए, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस जैसा है वैसा ही दिखना चाहिए, हाँ, लेकिन ये भी इम्पैक्ट दिखाना पड़ेगा कि 2,40,000 किया गया है। तो अभी एक बार देखो तो समझ जाओगे कि इसमें होता क्या है। पॉइंट यहाँ पर समझने लायक ये है अभी तक कि कब हम लोग मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। अगर क्वेश्चन में हमें क्लियरली बोलेगा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन तब तो बच गए, ठीक है, बता दिया है तो कर लोगे। लेकिन अगर नहीं बताएगा फिर भी हमें समझना पड़ेगा कि हमें मेमो रिवैल्यूएशन करना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये लाइन हमें बताएगा रिमेन द सेम, ठीक है, एसेट एंड लायबिलिटीज रिमेन द सेम, सेम वैल्यूज में दिखाना है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है। तो ये देख के पता चल जाता है कि हमें मेमो रिवैल्यूएशन बनाना है या सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हमें कोई बताएगा नहीं या फिर हो सकता है बता भी दे, मतलब जैसे क्वेश्चन में रहता है ना प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऐसे भी बोल सकते हैं प्रिपेयर मेमो रिवैल्यूएशन अकाउंट, तब तो ठीक है, बहुत ही अच्छा बात है, बता देगा तो तुम लोग को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन नॉर्मली देखा जाता है कि नहीं बताया जाता है, तो कैसे समझ में आता है, मेमो रिवैल्यूएशन तभी होगा जब हम लोग अपने एसेट या लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन भी करना चाहते हैं और पुराने वैल्यू को दिखाना भी चाहते हैं, तब हमें मेमो रिवैल्यूएशन करना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन ऑन दैट मोमेंट करेंगे और क्वेश्चन में लैंग्वेज रहेगा कि एसेट और लायबिलिटीज का ओल्ड वैल्यू एज इट इज रखना है, ठीक है, तब हम लोग ये वाला प्रिपेयर करते हैं।
अब होगा कैसे, पहले तो नॉर्मल जैसे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं वैसे ही बना लेंगे, ठीक है, जैसे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। जैसे कि पहले यहाँ पर बोला है कि प्रोविजंस क्रिएट करना है डेटर पे, तो डेटर कम हो जाएगा, एसेट कम हो जाएगा, एसेट कम होने का मतलब लॉस, लॉस होने से ऑल लॉसेस आर डेबिटेड, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि कोई भी प्रॉफिट या लॉस होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट होने से क्रेडिट होगा, लॉस होने से डेबिट होगा, क्योंकि ये एक नॉमिनल अकाउंट की तरह ट्रीट होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीबीडीटी, है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डेटर, ठीक है, या फिर बैड डेट लिख सकते हो, तो 500 आ जाएगा। अभी हम लोगों ने चेक करके भी देखा था कि 25,000 पे 2% 500 होता है। इन्वेंट्री को डाउन करना है, मतलब एसेट को कम करना है, तो अगेन लॉस, क्योंकि एसेट कम होने से लॉस होता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री, तो यहाँ पर लिखेंगे टू इन्वेंट्री। अब कितने से हमें डाउन डाउन करना है ये देखते हैं। 10% का मतलब 30,000 का 10% यानी कि 3,000। अच्छा, फिर बोल रहे हैं इन्वेंट्री टू, अच्छा, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 2,40,000, देखते हैं पहले कितना था। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस पहले था 2 लाख, अभी हो रहा है 2,40,000, मतलब बढ़ गया। बढ़ने से रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट यानी टू रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, तो डेबिट क्या होगा, एसेट बढ़ रहा है तो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस डेबिट, तो बाई फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। ये कितना हो जाएगा 40,000, 40,000, 2,40,000 हो गया है, मतलब 2 लाख था। अच्छा, प्लांट 35, पहले कितना था चेक करते हैं। प्लांट पहले था 40, मतलब कम हो गया, 5,000 से कम हो गया, तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्लांट हो जाएगा, टू प्लांट यहाँ पर हो जाएगा 5,000, ठीक है। कैसे कैसे हो रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है हम दिखा देते हैं। पहले था 40,000, अभी हो गया है 35,000। इन्वेंट्री पहले था 30,000, इसे 10% से डाउन करना है, ठीक है। प्रोविजंस क्रिएट करना है 25,000 पे 2%। हम एक बार लिख के दिखा देते ताकि कोई डाउट ना रहे, ठीक है। वैसे एग्जाम में ऐसा लिखना जरूरी नहीं है। 2 लाख और 2,40,000 हो गया है, अभी 2,40,000 हो गया है, 2 लाख था पहले, ये सिचुएशन है, ठीक है। अच्छा, फर्नीचर यहाँ तो 20,000 दे रखा है, यहाँ फर्नीचर 25,000 बढ़ गया है, तो फर्नीचर डेबिट होगा बाय फर्नीचर। अभी हो गया है 25,000, पहले था 20,000, ठीक है, तो ये हो गया 5,000 से इंक्रीज हो गया है। अच्छा, फर्नीचर के बाद ऑफिस इक्विपमेंट पहले था 25,000, अभी हो गया 27,500, मतलब 2,500 इंक्रीज हो गया है, तो ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट हो जाएगा, तो बाई ऑफिस इक्विपमेंट 27,500 माइनस 25,000, मतलब 2,500। और तो कुछ नहीं है, एसेट लाइबिलिटीज का और कुछ भी नहीं दे रखा है रिवैल्यूएशन। अब हम लोग इसको चेक करेंगे कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ रिवैल्यूएशन करके, तो ये सब लॉस वाला, ये सब प्रॉफिट वाला, तो प्रॉफिट ही मुझे ज्यादा दिख रहा है, तो इधर बैलेंस आएगा। टोटल करते हैं, ये हो गया 7,500, 47,500, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, मतलब ओवरऑल प्रॉफिट आए, ठीक है। और ये किस में ट्रांसफर हो जाता है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ये हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, यहाँ पर लिख देते हैं ट्रांसफर टू एज कैपिटल बीज कैपिटल, मतलब ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चला जाएगा। मतलब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अभी तक जो है, जैसा रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है वैसे ही बन रहा है, नया कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब नया पॉइंट आएगा, पहले ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, दैट इज 3/5 और 2/5। पहले चेक तो कर ले कि कितना हो रहा है प्रॉफिट, तो ये हो गया 47,500 माइनस यहाँ पर 8,500, तो ये होता है 39,000। 39,000 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर लिख देते हैं 39,000 टोटल 47,500। अब हम लोग चेक करेंगे इंडिविजुअली कितना होगा, डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, 23,400, यहाँ पर लिखते हैं 23,400 और 15,600, ठीक है।
अच्छा, अब क्या करना है, अब यहां तक क्लोज नहीं करना है, सेकेंड स्टेप, ताकि जो भी इंपैक्ट आए वो क्रॉस आउट हो जाए। अब कैसे क्रॉस आउट होगा, जैसे देखो एग्जांपल के तौर पे हम लोगों ने फ्री होल्ड प्रीमाइसेस का वैल्यू जो है पहले कितना था, पहले 2 लाख था। अब हम लोगों ने उसे 40,000 ऐड करके 2,40,000 बना दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इंपैक्ट दिखा दिया, सही है, लेकिन इसे 2 लाख करो, फिर से 2 लाख कर दो, तो क्या करेंगे, 40,000 को फिर से यहाँ से हटा देंगे तो 2 लाख बन जाएगा। सिंपल मैथमेटिकल चीज, ठीक है। क्या करना है, हम लोगों को ओल्ड वैल्यू दिखाना है, मतलब 2 लाख दिखाना है, जो कि फ्री होल्ड प्रीमाइसेस का वैल्यू रहा है। तो अभी तो 2,40,000 हो जा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने 40 ऐड किया है, तो 40 लेस कर देंगे। तो सिंपल तरीका, यहाँ पर बाय फ्री होल्ड प्रीमाइसेस लिखा था, अभी इधर लिखेंगे। मतलब जितने भी एसेट्स को बढ़ाए थे वो, ये मतलब सीधा सा बात है, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ये यहां से यहां तक इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जो इम्पैक्ट आया है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इतना करो, फिर हम बताते हैं। हमें क्या करना है, जस्ट देख देख के लिखना है। तो 2 फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 40,000, 2 फर्नीचर 5,000, और 2 ऑफिस इक्विपमेंट, ये इधर लिखते हैं। 2 ऑफिस इक्विपमेंट 2,500। अच्छा, यहाँ पर ये वाले इंपैक्ट को कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे बाई प्रोविजन फॉर डेटर, ये 47,500 नीचे के साइड लिखते तब देख लेंगे, ठीक। बाई प्रोविजन फॉर डेटर 500, बाई इन्वेंट्री कुछ नहीं करना है, बस इसको इधर लिखना है, ताकि कैंसिल आउट हो जाए। मतलब 500 कम किया, अब इधर लिखने का मतलब है 500 से बढ़ा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली 500 एक बार ऐड एक बार लेस होके कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बाई इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री का वैल्यू हम लोगों ने 3,000 से कम किया था, इधर लिखने से 3,000 से बढ़ गया, ठीक है। तो एक बार लेस एक बार ऐड, तो ऑटोमेटिकली जितना है वैल्यू उतना ही दिखेगा। इन्वेंट्री बाई प्लांट 5,000, यहाँ पर लिखेंगे बाई साइड में, बाई प्लांट 5,000, ठीक है। अब चेक करेंगे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो नॉर्मल बात है, देखो सेम चीज लिखा हुआ है, बस ये इधर, मतलब इधर टोटल आया था 47,500, अभी हम लोग का इधर का टोटल आ जाएगा 47,500, ठीक है। अच्छा, और इधर क्या हो जाएगा, इधर लॉस दिखेगा, बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू ABC। अच्छा, ये नया चीज दिखा तुम लोग को, देखो एस कैपिटल ये तो ओल्ड पार्टनर है, बीस कैपिटल ये भी ओल्ड पार्टनर है, लेकिन मैंने यहाँ पर सी को भी लगा दिया, ठीक है। सी के कैपिटल में भी ये वाला ट्रांसफर होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर प्रॉफिट हम लोग का कितना आया था, 39,000, तो लॉस कितना आएगा टोटल में, 39,000, ठीक है। 39,000 आएगा। अब हमें करना क्या है, ये देखो यहाँ पर लिखते हैं, ये 39,000 आएगा टोटल। ये 5,000 को थोड़ा सा यहाँ हटा ले, 5,000, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो लॉस ट्रांसफर हो रहा है उसे हमें न्यू पार्टनर में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ बोला नहीं है यहाँ पर, 1/5 बोला है, सी का तो 1/5 बोला है, बाकी लोगों का कुछ बोला नहीं है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि बाकी लोगों का कितना होगा। मतलब यहाँ पर हमें ये चीज कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होने वाला है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर कितना पेज रखे, ये पेज ये पूरा रख लेते हैं, चलो यहाँ पर बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पहले कौन कौन पार्टनर थे, पहले पार्टनर थे ए बी, अभी नए आए हैं सी। तो ओल्ड में सिर्फ ए और बी थे, तब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3/5 और 2/5। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ ऐसा बन रहा है, सी 1/5 के लिए आ गए, ठीक है। सी 1/5 के लिए आ रहे हैं, ऐसा हमें क्वेश्चन में बताया गया है। और सी के आने के बाद बाकी लोग कैसे प्रॉफिट शेयर करेंगे ये नहीं बताया गया है। तो मैंने तुम लोग को ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में भी ये चीज दिखाया था। तो इसका मतलब बाकी बचा हुआ प्रॉफिट, जैसे कि
हम लोग इसको दो तरह से कर सकते हैं, जो भी हो। तो अगर हम लोग ऐसे देखते हैं कि लेट टोटल, ये वाला कंसेप्ट देखते हैं, लेट टोटल प्रॉफिट अगर 1 है, ठीक है, तो आफ्टर सीज एडमिशन, आफ्टर सीज एडमिशन प्रॉफिट विल बी, प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट विल बी, प्रॉफिट कितना होगा 1 माइनस 1/5, तो ये हो जाता है 5 माइनस 1, यानी कि 4/5। और ये 4/5 ये ए और बी अपने अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि इसके बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है, तो ये मानेंगे कि पुराना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आता है 12/25, इनका भी आता है ये हो गया 2/5, मतलब 8/25, और इनका आता है 1/5, ठीक है। अब अगर हम लोग न्यू पीएसआर कैलकुलेट करें, न्यू पीएसआर ये अगर कैलकुलेट करें तो A/B/C होगा। अब A का कितना है 12/25, B का कितना है 8/25, और C का कितना होगा ये 1/5 है। तो रेशियोज में क्या होता है, नीचे बैलेंस तीनों का बराबर होना चाहिए, तो बराबर करने के लिए यहाँ 5 मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर ये तो गड़बड़ हो जाएगा, 1/5 और 1/25 तो एक बात नहीं होता है ना, तो यहाँ भी 5 मल्टीप्लाई करेंगे। इससे क्या होता है 5 कैंसिल, मतलब हम लोगों ने ऐसा प्रोसेस अप्लाई किया जो कि मल्टीप्लाई करो या ना करो बात तो बराबर है। क्यों, क्योंकि हम लोग का 1/5 आया था और इसका भी आता है 5/25 जो कि 1/5 ही आता है। ये तो सिर्फ रेशियो में ट्रांसफर करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं ताकि रेशियो कैलकुलेट कर पाए। तो सबका नीचे 25 बेस आ गया, तो 12:8:5 हो जाएगा हम लोग का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। अब 12:8:5 में हम लोग रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, मतलब 12/25 8/25 इस तरह से 12/25 ये वाला वैल्यू। तो यहाँ पर चेक कर लेते कितना होगा, 39,000 डिवाइडेड बाई 25, 12/25, 8/25 और 5/25, ऐसे करके हो जाएगा इंटू 12, तो ये हो गया 18,720, यहाँ पर 18,720। अच्छा, दूसरा वाला डिवाइड 12, तुम लोग अपने हिसाब से कैलकुलेटर पे करो, ठीक है। 12,480, 12,480, और ये लास्ट वाला अमाउंट 5/25, तो ये डिवाइड 8 × 5 कर देंगे, तो 7,800, ठीक है, 7,800, और ये सारी चीजों को टोटल करके निकल के आता है 39,000 47,500, ठीक है। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में क्या होगा, पहले नॉर्मल रिवैल्यूएशन जो भी रूल से वो होगा, उसके बाद जस्ट उसका ऑपोजिटली हमें काम करना है ताकि हमारा ओरिजिनल वैल्यू एज इट इज रह जाए। तो जो भी एसेट कम हुआ था पहले, अभी उसको उतने से ही बढ़ा देंगे, मतलब जितना प्लस उतना ही माइनस, ठीक है। या फिर लायबिलिटी के केस में भी। और एक चीज ध्यान रखना है, पहला बार जब रिवैल्यूएशन होगा तो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट हो या लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा, और नेक्स्ट टाइम जब प्रॉफिट या लॉस जो भी आ रहा है, मतलब पहले बार प्रॉफिट आएगा तो नेक्स्ट बार लॉस आएगा ऑब्वियसली, और पहले बार लॉस आएगा तो नेक्स्ट बार प्रॉफिट आएगा, तो वो सारे पार्टनर में एग्जिस्टिंग ऑल पार्टनर, मतलब इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर, सभी में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। अब हम तुम लोग को पॉइंट एक बार पढ़ा देते हैं, रिवैल्यूएशन और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन लिखा हुआ है यहाँ पर कि कैसे करके परफॉर्म किया जाता है। ये देखो, revaluation account is prepared to find out profit or loss on revaluation of asset and liabilities which appear in the new balance sheet at the new or revalued figure। बोल रहा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन क्यों प्रिपेयर करते हैं, ताकि हम लोग ये फाइंड आउट कर पाए कि रिवैल्यूड किया एसेट और लायबिलिटी को, उसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ठीक है। और वो हम लोग न्यू बैलेंस शीट में अपेयर करते हैं न्यू और रिवैल्यूड फिगर से, ठीक है। Memorandum revaluation account is also prepared to record the effect of revaluations of asset and liabilities, which of course are recorded at their old figure in the new balance sheet। यहाँ पर न्यू, यहाँ बोला है देखो, न्यू फिगर में न्यू बैलेंस शीट में चला जाएगा, रिवैल्यूड फिगर बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में हमेशा ओल्ड वैल्यूज ही बैलेंस शीट में दिखेगा, मतलब जो बैलेंस शीट क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी वैल्यूज को दिखाना चाहिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नॉट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक ही पार्ट में बनता है जो कि ये वाला है। अगर ये सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट होता तो यही वाला बनता, जबकि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट दो पार्ट में बनता है, फर्स्ट पार्ट फॉर ओल्ड पार्टनर एंड सेकंड पार्ट फॉर ऑल द पार्टनर इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर। ये देखो, फर्स्ट पार्ट जो बना वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर के लिए बना ए बी, और न्यू सेकंड पार्ट जो बनेगा वहां पर सारे पार्टनर आ जाएंगे एक इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर, ठीक है। द नेट रिजल्ट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग
रेशियो, ठीक है। हम लोग जब सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो उससे जो भी प्रॉफिट या लॉस निकल के आता है वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के केस में क्या होता है, फर्स्ट पार्ट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज ड्यू टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन की वजह से एसेट या लायबिलिटीज में जो भी चेंजेस हुआ है उसको रिकॉर्ड किया जाता है फर्स्ट पार्ट में। एंड इन द सेकंड पार्ट में द इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज कैंसिल। जो हम लोगों ने इफेक्ट दिया है उसको कैंसिल करने के लिए जो भी करना है वही करेंगे। तो कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर फ्री होल्ड प्रीमाइसेस का वैल्यू हम लोगों ने बढ़ाया था, यहाँ पर घटा दिया। यहाँ पर प्लांट का वैल्यू कम किया था, यहाँ पर बाय प्लांट लिखने से प्लांट का वैल्यू हम लोगों ने बढ़ा दिया। तो बोला है कि रिवर्स इफेक्ट देना है। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज ट्रांसफर टू द बैलेंस ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। ये देखो फर्स्ट पार्ट जो आ रहा है निकल के ये वाला, ये ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। व्हाइल द बैलेंस शीट ऑफ द सेकंड पार्ट, बैलेंस शीट का जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या होगा, बैलेंस शीट बोल रहे हैं, व्हाइल द बैलेंस ऑफ द सेकंड पार्ट का जो बैलेंस निकल के आएगा उसे हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर, यानी कि ABC इस क्वेश्चन में इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये ट्रीटमेंट हमें मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में करना होता है, ठीक है। तो मैंने वहां से पढ़ के भी बता दिया क्या करना है, बाकी हम लोग प्रैक्टिकली कर चुके हैं कि हमें किस तरह से मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। लेकिन कब बनाएंगे वो भी मैंने बताया, ऐसे नहीं है कि कहीं भी बना लेंगे। जब हमें ये बोला जाएगा कि हम लोग ओल्ड एसेट और लायबिलिटीज का वैल्यू एज इट इज रखना चाहते हैं तब हम लोग ये चीज बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बन गया, अब हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे, मेमो रिवैल्यूएशन बन गया। अब हम लोग प्रिपेयर करके दिखाएंगे कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट दिखाएंगे पार्टनर लोगों का और बैलेंस शीट दिखाएंगे। तो यहाँ पर बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ABC। अच्छा, पहले कैपिटल अकाउंट में कैसे कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, हम लोग सबसे पहले ओल्ड कैपिटल्स को यहाँ पर ब्रॉट डाउन करेंगे बाय बैलेंस BD, ठीक है। तो क्या क्या है, 2 लाख है, B रहेगा, C तो ओल्ड पार्टनर नहीं है कि उसका ब्रॉट डाउन कर लेंगे 1 लाख, ठीक है। तो जो भी कैपिटल अकाउंट रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा हम लोग वो रिकॉर्ड करते जाएंगे। इसके बाद C ने 50,000 कैपिटल लाया है, ठीक है, और 10,000 गुडविल लाया है। तो हम लोग दोनों को टोटल कर लेते हैं, क्योंकि पूरा हम लोग बाय बैंक बोल के तो यही वाला लिखेंगे ना, तो बाय बैंक टू सीज कैपिटल, ठीक है। जैसे अगर हम लोग कंबाइन नहीं करते हैं तो हम लोग यही वाला कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग का प्रीमियम वाला एंट्री यूज नहीं करेंगे, इसमें क्या होगा हमारा यहाँ पर जो है कैपिटल अकाउंट में बहुत सारा एंट्री हो जाएगा, तो हम लोग नेट एंट्री ही पास कर देंगे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर C will bring 50,000 as capital and 10,000 for goodwill, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक। तो ये कितना निकल के आएगा, यहाँ पर निकल के आ जाता है 60,000, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है ना, एक एक चीज जो है, छोटा सा एक चेंजेस हम बोलेंगे, जैसे कि देखो अगर हमें 10,000 फॉर गुडविल बोलता है ना, तो हम लोग वो गुडविल का पैसा बैंक बोल के तो दिखाते हैं, लेकिन वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं, ठीक है। मतलब ये वाले क्वेश्चन में भी तुम लोग ऐसा कर सकते हो। ये देखो ये वाला जो क्वेश्चन किया ना हम लोगों ने, इसमें भी तुम लोग ऐसा कर सकते हो, इस क्वेश्चन में भी ऐसा बोला था, मतलब ये करने से ज्यादा बेटर होगा। ये थोड़ा सा चेंजेस हम करवा देते हैं। देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बोला है ना, जब हमें बोलेगा एग्जैक्टली कि प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल बोला है, पैसे में ला रहा है, बट प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं बोला है, तो हम लोग ये वाला लैंग्वेज नहीं यूज करेंगे तो भी चलेगा। तब हमें क्या करना चाहिए, तब हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ये देखो ये कैपिटल अकाउंट के थ्रू से दिखा देंगे पार्टनर का। जब हमें प्रीमियम फॉर गुडविल बोलेगा तब हम लोग ये वाला लैंग्वेज यूज करेंगे। ये देखो यहाँ पर ऐसे दिखा सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर क्या नाम था, एक सेकेंड, यहाँ पर नाम था हम लोग का श्याम, श्याम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये शेयर ऑफ गुडविल कैपिटल के थ्रू से आ रहा है, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल लैंग्वेज डायरेक्टली यूज नहीं किया है। फिर ऐसे कर सकते हैं, श्याम्स कैपिटल
अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल टू एम्स कैपिटल, ठीक है। तो भी बात एक ही होगा, हमारा जो नेट इफेक्ट है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। यहाँ भी 10,000 कैंसिल आउट, तो श्याम का कैपिटल हमारा 25,000 ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल बोलेगा डायरेक्टली, तो प्रीमियम फॉर गुडविल यूज करो, अदरवाइज नहीं भी करोगे तो चलेगा। तो वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू से दिखाओ, ठीक है, कैपिटल अकाउंट के थ्रू से दिखाओ, इम्पैक्ट में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है उसके लिए, ठीक है, लेकिन लिखने में आसानी हो जाएगा। जैसे ये वाला भी, इसका भी अगर एंट्री करते हैं ना, ये वाला क्वेश्चन जो अभी हम लोग कर रहे हैं उसमें भी देखो, यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं बोला है, यहाँ पर बोला है 10,000 फॉर गुडविल, ठीक है, 10,000 फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं बोला है। तो इसमें भी सेम एंट्री ऐसे हो जाएगा, ये देखो, ये यही वाला एंट्री हो जाएगा ऐसे करके। यहाँ पर बैंक टू श्याम हुआ था, फॉर एग्जाम्पल अगर ये जर्नल एंट्री हम लोग करते तो यहाँ पर हो जाएगा बैंक टू सी, ठीक है, यहाँ पर जैसे हो जाएगा बैंक टू सी कैपिटल, ठीक है, बैंक टू सी कैपिटल कितना हो जाएगा, पहले 50,000, ये देखो, मतलब अब तुम लोग काटो मत, हम ये उसी क्वेश्चन को यहाँ पर रीराइट करके दिखा रहे हैं ताकि तुम लोग को समझ में आए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, अच्छा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू फिर से सीज कैपिटल हो जाएगा, और ये वैल्यू कितना निकल के आएगा, ये वैल्यू निकल के आएगा हम लोग का 10,000, ठीक है, 10,000 जो है कैपिटल के थ्रू से गुडविल का शेयर भी लाया जा रहा है, यहाँ पर भी 10,000 आ जाएगा, तो 10,000 और 50,000 60,000 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एंट्री लिख सकते हैं, फिर बाय बैंक बोल के हमारा टोटल कैपिटल अकाउंट में कितना आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर बोल रहा है कि रिवैल्यूएशन, और क्या होगा, रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट और लॉस है वो ट्रांसफर करेंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो क्या हो जाएगा, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, यहाँ पर लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो ये पहले ए और बी में जाएगा, कितना कितना जाएगा, 23,400, 15,600, यहाँ पर लिख लेते हैं 23,400, 15,600, ठीक है। और जो लॉस है वो इधर ट्रांसफर होगा टू रिवैल्यूएशन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, या फिर रिवैल्यूएशन लॉस। अच्छा, ये कितना कितना जाएगा, ये हो जाएगा कुछ इतना 18,720, 12,480, 18,720, 12,480, 7,800, ये हो गया रिवैल्यूएशन लॉस। अच्छा, और क्या बचा है, और एक चीज बचा हुआ है, जो शेयर ऑफ गुडविल लाया गया है यानी कि 10,000, ये ओल्ड पार्टनर अपने अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, मतलब यहाँ पर करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो शेयर ऑफ गुडविल, सीज शेयर ऑफ गुडविल, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है, 10,000, ठीक है, ये ओल्ड पार्टनर अपने अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना होगा, यहाँ पर चेक कर ले, सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पर चेक हो जाएगा, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग पहले था 3/5, अभी है 12/25, तो 3/5 माइनस 12/25, पहले था 2/5, अभी है 8 माइनस 25, ठीक है। इसका कैलकुलेशन करने से ही समझ में आ जाएगा कि कितना होगा, इसको हम ऐसे कवर कर देते, ये बीच में आ गया, तो यहाँ पर हो गया 25, 15 माइनस 12, 3/25, 10 माइनस 8, 2/25, तो रेशियो बन जाता है 3:2, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2, तो 3:2 मतलब 3/5 और 2/5 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और वैसे भी हमें पता था कि अगर हमें न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है ये हमें नहीं पता है या फिर गिवन नहीं है, हम लोगों ने खुद पुराने वाले रेशियो को यूज करके ही कैलकुलेट किया है कि रिमेनिंग प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर अपने अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखो फिर से वही वाला लॉजिक कंप्लीट हो गया, 3:2 यानी 3/5 2/5 करके होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 2,000 मतलब 6,000, और ये हो जाएगा 4,000, ठीक है। अब इसका एंट्री क्या होता है, एंट्री लिख देते हैं ताकि पोस्ट जब करेंगे समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे हो जाएगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, ठीक है, 6,000, 4,000 और यहाँ पर
10,000, ठीक है। अब ये देखो, ये वाला एंट्री हम यहाँ से भी सिमिलर करके बता देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बोला ना कि प्रीमियम जब डायरेक्ट बोलेगा तभी यूज करो। ये देखो, श्याम्स कैपिटल टू आर्ट्स कैपिटल टू एम्स कैपिटल, ठीक है। बाकी इम्पैक्ट सेम ही आता है, लेकिन जब प्रीमियम नहीं बोला है तो हम लोग कैपिटल अकाउंट के थ्रू से ही दिखाएंगे, वो ज्यादा एक्यूरेट होगा। बाकी इम्पैक्ट कोई चेंजेस नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, सीज कैपिटल टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो वहां पर हमें ये तीनों कॉलम अवेलेबल है, ए बी सी। तो ए बी जाएगा 2A 2B बोल के, मतलब हम लोग का डेबिट साइड में चला जाएगा। 2A 2B बोल के 6,000 और 4,000, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2A's कैपिटल, 2A's कैपिटल, 2B's कैपिटल, ठीक है। अब पोस्ट कैसे होगा, क्योंकि हम लोग का एंट्री क्या है, हम लोग का एंट्री है C2A C2B। तो 2A लिखा है तो C के कॉलम में पोस्ट होगा, 2B लिखा है तो भी C के कॉलम में पोस्ट होगा। तो C के कॉलम में हम लोग पोस्ट करेंगे, तो C के कॉलम में कैसे लिखेंगे, 6,000 यहाँ पर हो जाएगा, 6,000 A के लिए, और यहाँ पर हो जाएगा 4,000 B वाले केस में। और बाई सीज कैपिटल होगा पोस्टिंग, बाई सीज कैपिटल। तो ए के कॉलम में 6,000 और बी के कॉलम में 4,000, ठीक है। अच्छा, और तो कुछ नहीं है। अब हम लोग इसको क्लोज करके चेक करते हैं कि हमारा कैपिटल का बैलेंस कितना आ रहा है। टू बैलेंस CD, अगर इधर आया तो, उधर आया तो बाई बैलेंस CD लिख देंगे। देख लेते हैं, इधर ही आएगा, ये ज्यादा है 2 लाख, और ये हो गया 23,400 प्लस 6,000 प्लस 2 लाख, 2,29,400 माइनस 18,720, 2,10,680, 2,10,680, ये क्लोजिंग कैपिटल का वैल्यू निकल के आ गया 2,29,400। अच्छा, ये भी इधर ही ज्यादा दिख रहा है मुझे, तो ये हो जाएगा 15 और 4 19, मतलब 1,19,600, ठीक है। 1,19,600 और ये माइनस कर देते हैं, 1,19,600 माइनस 12,480, 1071200, 1071200। अच्छा, ये इधर है 60,000, इधर ही ज्यादा 60,000, 60,000, यहाँ पर 10 और 7 17,800, 42,000, 42,200, ठीक है। ये टोटल बन जाएगा 60,000। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि कैपिटल कितना बन रहा है, ठीक है। बस ये 60,000 तुम लोग ध्यान रखो। अगर मान लो हम लोग प्रीमियम वाला, ये क्वेश्चन में अगर प्रीमियम लिखा हुआ रहता तो क्या होता, तब हम लोग को क्या करना पड़ता, बाई बैंक बोल के फिर यहाँ पर 60,000 नहीं दिखता, ठीक है। इससे कम दिखता, क्यों, 50,000 दिखता। बाकी हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल बोल के दिखाते, इसी वजह से, ठीक है। तो अगर हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं बोलेगा तो हम लोग मानेंगे कि ये पैसा भी पार्टनर अपने कैपिटल अकाउंट के थ्रू से ला रहा है, फिर वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बाकी केसेस इक्वल है और कुछ भी नहीं है। ये देखो, बाकी सब एक ही जैसा है। बैंक टू श्याम्स कैपिटल, इसमें कोई चेंजेस नहीं था पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। तो यहाँ पर जैसे मैंने प्रीमियम लिखा था उसको नहीं लिख के हम लोग श्याम कैपिटल लिखेंगे, क्योंकि प्रीमियम हमें क्लियरली जब बोलेगा तब प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे। अगर नहीं बोलेगा तो हम लोग ये मानेंगे कि वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू से आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बैलेंस शीट बनाएंगे। इस क्वेश्चन का कंप्लीशन तब होगा, बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। बैलेंस शीट एज एट डेट कौन सा होगा, 1 अप्रैल, 31 मार्च 20, मतलब 1 अप्रैल 2020। अच्छा, ये बैलेंस शीट बनाना सबसे आसान है। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस जैसा है वैसा ही दिखेगा, क्यों, उसका लॉजिक भी हम बता देते हैं। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस जैसा है वैसा ही दिखेगा, उसका लॉजिक देखो कैसे जैसा है वैसा ही दिखेगा। पहले कितना था, 2 लाख, ठीक है।
फिर हम लोगों ने क्या किया, ये देखो, जब हम लोगों ने रिवैल्यूएशन किया तब समझ में आएगा। 40,000 से बढ़ा दिया, 40,000 से घटा दिया। तो ये देखो, हम एक ही लिख के दिखा देते, बाकी हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे। पहले 40,000 से बढ़ाया, फिर 40,000 से कम कर दिया, तो ये 2 लाख अपना 2 लाख ही रह जाता है। अच्छा, उसके बाद प्लांट भी जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि हमें तो वही इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो प्लांट में भी जो भी हम लोगों ने चेंजेस किया था वो एज इट इज ही रह जाएगा। 40,000 में, ये देखो 40,000 में हम लोगों ने प्लांट ये 5,000 कम किया था, फिर 5,000 से इंक्रीज कर दिया, तो उतना ही हो जाएगा। ठीक है, उतना ऐड उतना ही लेस। ठीक है, उतना ऐड उतना ही लेस। तो यहाँ पर लिख देते समझने के लिए 40,000, पहले हम लोगों ने 5,000 से उसे लेस किया, फिर हम लोगों ने 5,000 से उसे ऐड कर दिया। अच्छा, उसके बाद फर्नीचर में कोई चेंजेस नहीं था, तो एज इट इज लिख देंगे फर्नीचर 20,000। अच्छा, उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट इन्वेंट्रीज, ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट था पहले 25,000 का, फिर उसको 2,500 से इंक्रीज किया, फिर 2,500 से डिक्रीज कर दिया, मुझे जितना याद आ रहा है। 2,500 से इंक्रीज किया, हाँ, और फिर 2,500 से डिक्रीज कर दिया, तो उतना ही रह जाएगा, 25,000 ही रह जाएगा। ऑफिस इक्विपमेंट के बाद है इन्वेंट्रीज ट्रेड रिसीवेबल। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज कितना था, 30,000, 10% रिड्यूस किया गया था, 3,000, फिर 10% इंक्रीज कर दिया गया, तो ये 30,000 ही रह जाएगा। अच्छा, इन्वेंट्रीज के बाद ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, इसका भी सेम सिचुएशन है। 25,000 था, 2% प्रोविजन बनाया गया, फिर 2% प्रोविजन हटाया गया, मतलब 25,000 ही रहेगा। बैंक, ये वाला हम लोग काउंट कर लेंगे कि बैंक में क्या हो रहा है। बैंक कितना था, 10,000 था, और इसमें क्या चेंजेस अभी हो रहा है। अच्छा, अब इधर लिखेंगे ट्रेड पेबल और कैपिटल। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल ये भी एज इट इज रहेगा, क्योंकि ट्रेड पेबल में वैसे भी कोई एडजस्टमेंट था नहीं हमारा। 50,000 कैपिटल, कैपिटल अभी 3 पार्टनर है, ए बी और सी। तो कैपिटल देखते हैं, 2,10,680, 2,10,680, 1,07,107,200, 107,120, 1,07,120, डबल जीरो नहीं, एक बार जीरो। अच्छा, ये 20 हुआ कि 200, मैंने गलत लिखा शायद, चेक कर लें। 107,120 प्लस 12,480, तब ये वैल्यू निकल के आया। हाँ, ये एक जीरो, ये एक ही जीरो, और ये वाला है 42,200, 42,200। 2,10,680 प्लस 107,120 प्लस 42,200, 3,60,000, 3,60,000 कर लेते हैं टोटल। 3,60,000 प्लस 50 मतलब 4,10,000। इधर भी फिर 4,10,000 ही होना चाहिए, लेकिन चेक करना पड़ेगा हो रहा है कि नहीं। अच्छा, बैंक को कंप्लीट कर लेते हैं, बैंक का चेक करते हैं, कहीं पर बैंक रिलेटेड कोई एंट्री यहाँ तो नहीं दिख रहा है। हाँ, यहाँ पर एक एंट्री हुआ है, 60,000 बैंक अकाउंट में आया है। ठीक है, 10,000 गुडविल के लिए और 50,000 आई थिंक कैपिटल के लिए। ये रहा 50 और 10, 60,000, तो ये टोटल हो जाता है 70,000। तो चेक करते हैं 4,10,000 होता है कि नहीं। 2,60,000, 2,85,000, 2,85,000, 2,85,000 प्लस 25,000 प्लस 1 लाख,
ये दोनों मिला के 70-30 4,10,000, हाँ 4,10,000 टैली हो रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमें करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये हम लोगों ने मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन सीखा, ठीक है। ये नया चीज हो सकता है तुम लोगों के लिए अगर पहले कभी ना किया हो। बाकी तो पार्टनरशिप करते ही हो तुम लोग, 12 में करते हो, कॉलेज में भी होता है। अच्छा अब देखो क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज ऑन 1/1/2020 बता रहा है ट्रेड पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैपिटल अकाउंट ए बी का, बिल्डिंग फर्नीचर इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल में प्रोविजंस पहले से बना हुआ है, इन्वेस्टमेंट कैश। सी वाज एडमिटेड टू द फर्म ऑन द अबव डेट, उस डेट पे ही एडमिशन ले रहा है जिस डेट का बैलेंस शीट बना हुआ है। और टर्म्स क्या है, सी को 1/6 शेयर दिया जाएगा फ्यूचर प्रॉफिट के लिए, और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा 25,000 कैपिटल। अभी तक तो मुझे गुडविल कुछ नहीं दिखा, देखते हैं थर्ड पॉइंट में बोला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। सी इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश, बता ही दिया है कैश में नहीं ला पा रहा है सी अपना पैसा शेयर ऑफ गुडविल का। दे डिसाइडेड टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सी शेयर इन प्रॉफिट एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय हिम टू द फर्म। तो दे डिसाइडेड, दे मतलब ए और बी, उन्होंने डिसाइड किया है कि गुडविल को कैसे कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सी शेयर। सी का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा मतलब 1/6, इसी के बेसिस पे हम लोग अपना गुडविल कैलकुलेट करेंगे। एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूशन, अच्छा ये शेयर ऑफ प्रॉफिट और कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो सी देगा फर्म को, उसी के बेसिस पे गुडविल को कैलकुलेट किया जाएगा। अच्छा फिर बोल रहे हैं फर्नीचर रिटर्न डाउन किया गया है, इन्वेंट्री डेप्रिशिएट यानी कि कम कर दिया गया है, प्रोविजन इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रेड रिसीवेबल 5% फॉर बैड डेट, प्रोविजन वुड आल्सो बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग वेजेस फॉर 1560, वेजेस आउटस्टैंडिंग किया गया है 1560, उसके लिए प्रोविजंस बनाने के लिए बोला गया है। द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग हैविंग अपीयर्ड बी ब्रॉट अप टू, मतलब बढ़ाना है 29,200 तक। द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड बाय 450। अच्छा ये सब रिवैल्यूएशन का पार्ट है। इट इज फाउंड दैट द ट्रेड पेबल इंक्लूड ए सम ऑफ 1400 व्हिच इज नॉट टू बी पेड ऑफ, नॉट टू बी पेड ऑफ, तो ये भी रिवैल्यूएशन का पार्ट हो जाएगा। डेटर से मिलता जुलता बात बोला है, सॉरी क्रेडिटर्स का रिलेटेड कोई पॉइंट बोला गया है। अब क्या क्या प्रिपेयर करना है, रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करके देना है, ठीक है। तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं। इलस्ट्रेशन 3, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये डायरेक्टली बोल रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट क्वेश्चन में, तो हम लोग रिवैल्यूएशन ही बनाएंगे, मेमो रिवैल्यूएशन का सोचो भी मत। और वैसे भी कहीं पर भी ये नहीं बोला है कि जो वैल्यूज चेंज होंगे उसे हमें पुराने वैल्यूज के तरह ही रखना है एग्जैक्ट, ऐसा कहीं पर भी कुछ नहीं बोला है। तो सिंपल रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। तो रिवैल्यूएशन के लिए 0.4 0.5 ये दोनों यूज करना है। सबसे पहले फर्नीचर को रिटर्न डाउन करना है बाई, बाई मतलब 870 रुपीज से कम करना है। बाई मतलब 870 रुपीज से कम करना है। तो इसका मतलब जो भी वैल्यू है उसमें से 870 डिडक्ट होगा। और हमें पता है जो एंट्री होता है वो रिड्यूस्ड या अपवर्ड जो वैल्यू होता है उससे किया जाता है। तो फर्नीचर को 870 से कम करेंगे तो फर्नीचर क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि एसेट कम हो रहा है तो रिवैल्यूएशन में लॉस, रिवैल्यूएशन डेबिट टू फर्नीचर हो जाएगा। यहाँ पर माइनस क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि लैंग्वेज पढ़ो। यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है, अगर ये बोला हुआ रहता डाउन टू 870 मतलब फर्नीचर का वैल्यू 870 में लाके रखना है, मतलब 870 दिखाना है, तब तो हमें ओरिजिनल वैल्यू ढूंढना पड़ता, मतलब देखना पड़ता कितना है। जैसे कि एक बार देख ही लेते हैं कितना बोला है। ओरिजिनल वैल्यू फर्नीचर का है 5,800, ठीक है। और हमें अगर लैंग्वेज ये दिया हुआ रहता कि वैल्यू को 870 तक कम करना है, टू मतलब उतने तक, तो फिर कितना कम करना पड़ेगा, तो 5,800 ऐसा हो जाता। 5,800 माइनस 870 दैट इज 4930 से कम करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर हमें कितने से कम करना है वो ही दे दिया है, बाई दिया है, मतलब 870 से कम करना है, तो 870 लिखेंगे। उसके बाद इन्वेंट्री टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%, इन्वेंट्री को 5% से कम करना है। अगेन इन्वेंट्री एक एसेट होता है, एसेट कम होने से लॉस हो गया, रिवैल्यूएशन डेबिट टू इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को बताया है 5% से कम करना है। अब देखना पड़ेगा ओरिजिनल वैल्यू कितना है, उस पे हम लोग 5% कम कर देंगे। 21,400 पे 5% लगा देंगे। तो देख लेते हैं कितना होता है 21,400 पे 5%।
1070, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो यहाँ पर बोल रहा है प्रोविजन इज टू बी रिक्वायर्ड एट द रेट ऑफ 5% फॉर बैड डेट। तो प्रोविजन 5% क्रिएट करना है डेटर पे, तो 35,000 पे अगर 5% क्रिएट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, चेक कर लेते हैं एक बार कैलकुलेशन। 35,000 पे 5% प्रोविजंस क्रिएट करने पे होता है 1750, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 200 ऑलरेडी क्रिएटेड है, हमें टोटल 5% क्रिएट करना है, 2% ऑलरेडी क्रिएटेड है, मतलब अभी हम लोगों को कितना क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि 200 ऑलरेडी क्रिएटेड है तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा 1550, ठीक है। 1550 का हमें पीवीडीडी क्रिएट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें लैंग्वेज क्या बोला है देख लो, हमें यहाँ पर बोला है कि provisions is required for trade receivable at the rate 5% for bad debt, मतलब पूरे डेटर पे 5% क्रिएट करना है। तो 5% में थोड़ा सा तो पहले से ही क्रिएटेड है 200, तो बाकी बचा हुआ अमाउंट हमें क्रिएट करना पड़ेगा। अगेन डेटर कम हो रहा है तो हमारे लिए लॉस है, तो यहाँ पर आ जाएगा रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजंस फॉर बैड डेट, ठीक है। अब ये कैसे लिखेंगे हम लोग, देखो हम यहाँ पर पूरा लिख के दिखा देते हैं। हम लोग का डेटर कितना है 35,000, हम लोग ऐसे लिखेंगे 35,000 पे 5% अगर प्रोविजंस क्रिएट करते हैं तो वो होता है 1750, तो लेस कर देंगे ऑलरेडी जो ओल्ड, जैसे ओल्ड वैल्यू क्रिएटेड रहता है ना, तो 200 ऑलरेडी हम लोग का क्रिएटेड ही है, तो अगर 200 क्रिएटेड है तो उतना नहीं करेंगे, बाकी अमाउंट करेंगे, क्योंकि हमें टोटल में 5% क्रिएट करने के लिए बोला है, तो ये हो जाएगा 1550, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा रिवैल्यूएशन बोला है। यहाँ पर बोल रहा है प्रोविजंस क्रिएट करना है आउटस्टैंडिंग वेजेस के लिए, ठीक है। तो ये लाइबिलिटी हो जाएगा कितना 1560, क्या पहले से कुछ क्रिएटेड है इस रिगार्डिंग, नहीं, लाइबिलिटी साइड में देख लो कुछ भी क्रिएटेड नहीं, मतलब बेसिकली ये न्यू लाइबिलिटी हम लोग रिकॉर्डेड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐसे भी लिख सकते हो, टू प्रोविजन पर बोला है ना, प्रोविजन क्रिएट करने के लिए, टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग वेजेस 1560, ठीक है। प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग वेजेस ये हम लोगों ने बना लिया। नेक्स्ट हमें बोला है कि वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एप्रिशिएट, मतलब बढ़ाना है अप टू 29,200, मतलब बढ़ा देना है 29,200 तक, ठीक है। तो पहले कितना था, पहले था 26,000, अभी हमें बढ़ा लेना है 29,200, हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा कितने से बढ़ा है, ठीक है। तो हम लोग बिल्डिंग बढ़ रहा है तो बाई बिल्डिंग होगा, सीधा सा बात है, बिल्डिंग बढ़ रहा है तो बाई बिल्डिंग होगा। यहाँ पर हम लोग रिवैल्यूएशन में क्या रिकॉर्ड करते हैं, कितने से बढ़ रहा है कि घट रहा है, ठीक है। तो 29,200 क्रिएट कर लेना है, जबकि पहले ये कितना था, इतने तक बढ़ाना है, तो 26,000, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3,200 से हमें बिल्डिंग को इंक्रीज करना है। तो यहाँ पर टू और बाई वाला लैंग्वेज काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये हम बार बार बोलते हैं। रिटर्न डाउन बाई मतलब इतने वैल्यू से कम करो, और अप टू मतलब वैल्यू को लेके जाओ 29,200 तक, तो जितना है वहां से 29,200, तो कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ वो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड बाई, मतलब 450 से बढ़ाओ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, इसका वैल्यू अगर बढ़ेगा तो ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल बात है, तो यहाँ पर हो जाएगा 450, ठीक है। अच्छा, और एक पॉइंट था एंड में, इट इज फाउंड दैट ट्रेड पेबल इंक्लूडिंग ए सम ऑफ 1400 विच इज नॉट टू बी पेड अप, बोल रहा है कि 1400 का ट्रेड पेबल अब और पे नहीं करना पड़ेगा, तो लाइबिलिटी कम हुआ तो अच्छा बात है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट है बाई ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल कम हो जाएगा, क्रेडिटर कम हो जाएगा, ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर कितने से 1400 बोल दिया है बाई, ये देखो इट इज फाउंड दैट ट्रेड पेबल इंक्लूडेड ए सम, ट्रेड पेबल क्वेश्चन में पहले से ही है 17,000, इसमें जो 1400 का पार्ट है वो अभी और पे ऑफ नहीं करना पड़ेगा, मतलब लाइबिलिटी रिड्यूस हुआ तो रिवैल्यूड हुआ, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, चेक करते हैं यहाँ पर कितना निकल के आता है। 3,200 प्लस 450 प्लस 1,400, तो ये हो गया 5050, और 870 प्लस 1070 प्लस 1550 प्लस 1560,
5050, अच्छा, नो प्रॉफिट नो लॉस। रिवैल्यूएशन करके ना तो कोई प्रॉफिट आया ना तो कोई लॉस आया, नहीं भी आ सकता है, ऐसा तो कोई बात नहीं कि प्रॉफिट या लॉस ऑकर्ड होना ही पड़ेगा, नहीं हुआ है तो कुछ आगे ट्रीटमेंट नहीं करना है। अगर प्रॉफिट लॉस होता तो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते। अब नेक्स्ट बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए बी सी, ए बी और सी, तीन पार्टनर होंगे। तो पहले ओल्ड पार्टनर का यहाँ पर ब्रॉट डाउन करेंगे बाई बैलेंस बीडी, क्योंकि ओल्ड कैपिटल इनके पास ही होगा। 44 और 36, अब देखते हैं और क्या क्या बोला है यहाँ पर। रिवैल्यूएशन तो प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पर बोला गया था कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसको डिस्ट्रीब्यूट करके हमें दिखाना पड़ेगा। अच्छा, ये जो कैपिटल लेके आए 25,000, उसका एंट्री कर देते कैश टू कैपिटल या फिर बैंक टू कैपिटल बाय बैंक। यहाँ पर सी ने कैपिटल लाया है कितना, 25,000 का, ये कैश में लाया और ये साफ साफ बता दिया है कि शेयर ऑफ गुडविल वो कैश में नहीं ला पा रहा है। यानी शेयर ऑफ गुडविल के लिए बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल भी नहीं आने वाला, यहाँ पर बैंक टू सीज कैपिटल भी नहीं आएगा, ना तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल, मतलब कैश में प्रीमियम फॉर गुडविल का मतलब होता है कि पैसा, गुडविल का पैसा कैश में लाना, ठीक है, गुडविल का शेयर कैश में लाना। और जब गुडविल का शेयर हम लोग कैश में नहीं ला पाते हैं तो क्वेश्चन में देखो हमें बता दिया है, तब हम लोग उसे क्या करते हैं, उसके कैपिटल अकाउंट के थ्रू से एडजस्ट करते हैं। बट यहाँ पर गुडविल का वैल्यूएशन नहीं किया है, हमें करना पड़ेगा पहले, ठीक है, कैपिटल अकाउंट के थ्रू से एडजस्ट तो करेंगे बट गुडविल का कैलकुलेशन हमें करके दिखाना पड़ेगा, और कैसे करना है वो हमें यहाँ पर बोल रखा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से चेक करेंगे कि कैसे करके गुडविल का कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैंने अभी तक कोई वर्किंग नोट नहीं बनाया है तो यहाँ पर बन जाएगा। कैपिटल अकाउंट तो ये हो जाएगा इतनी से जगह से ही। तो वर्किंग नोट नंबर 1 हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। जैसा जैसा हमें इंस्ट्रक्शन बोला गया हम लोग वैसे वैसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, कैसे करके कैलकुलेट होगा, बोला है कि सी जो कैपिटल लाएगा और प्रॉफिट शेयर करेगा उसके बेसिस पे हम लोग जो है गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। तो ये देखो यहाँ पर सी शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय हिम टू द फर्म। ठीक है, तो 25,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय सी फॉर 1/6 प्रॉफिट। ठीक है, 1/6 प्रॉफिट के लिए 25,000 जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, तो 1/6 के लिए 25,000। अभी हमें क्या करना है, इनके प्रॉफिट को बेस मानना है। क्वेश्चन में बोला है, दे डिसाइड टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सी शेयर इन प्रॉफिट। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सी शेयर इन प्रॉफिट हमें देखना पड़ेगा जो कि है 1/6, और उनका कैपिटल देखना पड़ेगा जो कि 25,000। इसका मतलब ये हिडन का क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था। तो 1/6 प्रॉफिट शेयर के लिए 25,000 दे रहे हैं, तो फिर 1 के लिए कितना होगा, पूरा टोटल कैपिटल टोटल प्रॉफिट के लिए। ठीक है, ये 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए कैपिटल बन रहा है 25,000। ठीक है, तो 1 प्रॉफिट के लिए कैपिटल कितना बनेगा, 6/1। ठीक है, 1/6 से 1 में जाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 25,000 इंटू 6, तो ये हो गया 1,50,000। ठीक है, ये क्या निकल के आया, टोटल कैपिटल। ठीक है, बट कंबाइन कैपिटल चेक करते हैं एबीसी का कितना होता है। बट कंबाइन कैपिटल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, ए का कितना है, ए का है 44, अभी अभी लिखा था हम लोगों ने 44,000। ये देखो, ए का 44, बी का 36, ये सब लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट में, और सी का 25। तो टोटल कितना होता है 44, 36, 44, 36 और 25, तो टोटल हो गया 1,05,000। ठीक है, 1,05,000 कंबाइंड कैपिटल। बट यहाँ पर इन्होंने जो कैपिटल इनसे मांगा है उसके हिसाब से इनका टोटल कैपिटल इतना होना चाहिए, मतलब इन्होंने ज्यादा मांगा है। गुडविल ऐड किया हुआ है, एक्चुअली इस 25,000 इज नॉट जस्ट ओनली फॉर कैपिटल वैल्यू, ये जो है शेयर ऑफ गुडविल इन्होंने ऐड करके बताया कि किसने, ए और बी ने, क्योंकि साफ साफ पता चल रहा है कि अगर 1/6 किसी का शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसे कैपिटल इतना लाना पड़ेगा, तो इनका टोटल कैपिटल फर्म का इतना होना चाहिए, 1,50,000 होना चाहिए। तो इसका तो 25,000 है, मतलब
इन दोनों का जो है ये इन दोनों का कैपिटल इंट्रोडक्शन यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से नहीं है, मतलब एक्चुअली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से इनसे जितना मांगना चाहिए 25,000 वो एक्सेस मांगा गया है, ठीक है, 25,000 नहीं होना चाहिए। तो कितना एक्सेस हुआ है वही इनका गुडविल का वैल्यूएशन होगा। तो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं हिडन गुडविल। हिडन गुडविल कितना हो गया, कैपिटल बनना चाहिए 1,50,000, सॉरी कैपिटल बना हुआ है 1,50,000 जबकि बनना चाहिए 1,05,000, तो माइनस कर लेते 1,50,000 से 1,05,000, तो ये हो जाता है 45,000, ठीक है, 45,000 हिडन गुडविल टोटल, ठीक है। अब उसमें सी का शेयर, सी शेयर, तो ये हो जाएगा 45,000 इंटू 1/6, मतलब 7,500, ठीक है, 7,500। एक्चुअली इसी को जो कैपिटल मांगा गया है ना 25,000, उसमें 7,500 जो है वो गुडविल के लिए मांगा गया है, मतलब एक्चुअली इनको सी से मांगना चाहिए था 17,500, ठीक है, 17,500 इनको सी से मांगना चाहिए था, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा मांग चुके हैं ना, मतलब 7,500 एक्स्ट्रा मांग चुके हैं, वो है इनके गुडविल का वैल्यूएशन एक्चुअली, ठीक है, ये उनके गुडविल का वैल्यूएशन है। अच्छा एक सेकेंड, हाँ, अब देखो यहाँ पर सी शेयर ऑफ गुडविल तो हमें पता चल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ये गुडविल जो है ए और बी अपने अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है, ए और बी अपने अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, न्यू पीएसआर गिवन है, ठीक है, तो पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, ए बी सी, ओल्ड न्यू, ओल्ड रेशियो है, चेक कर लेते हैं, न्यू वाला है 3:1, ओल्ड है 3:2, 3:1। अच्छा अब सैक्रिफाइसिंग चेक करेंगे, 3/5 माइनस 3/6, 2/5 माइनस 2/6, क्योंकि सैक्रिफाइस तो इन दोनों का ही होगा, तो ये 30, 18 माइनस 15, यहाँ पर 3/30, 12 माइनस 5, मतलब ये डिवाइड करने से 5 यानी कि 10, तो 2/30। तो यहाँ पर लिखते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2, ठीक है, 3:2 निकल के आ रहा है, तो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर 3/5 और 2/5, तो 7,500 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, 4,500, और ये माइनस कर देते हैं ना, पता चल जाएगा, तो ये हो गया 3,000, ठीक है, 3,000 और 4,500। अब इसका एंट्री कैसे होता है, देखो अब एंट्री थोड़ा थोड़ा ना खुद से याद करेंगे, बार बार लिखेंगे तो हमें टाइम भी ज्यादा देना पड़ेगा। तो सी के कैपिटल से निकल के आ जाएगा, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि जब कोई गुडविल का पैसा मतलब कैश में नहीं ला पाता है तो उसकी कैपिटल के थ्रू से एडजस्ट किया जाता है, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, क्योंकि इनके कैपिटल में क्रेडिट होगा। सी के अकाउंट से आएगा पैसा 4,500 और ए के अकाउंट में क्रेडिट होगा, और 3,000 सी के अकाउंट से आके बी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, और बाई सीज कैपिटल, सी के कैपिटल से ए के कैपिटल में 4,500 जाएगा और बी के कैपिटल में 3,000 जाएगा, टोटल 7,500 चला जाएगा, बस हो गया, और तो कुछ नहीं करना है। अब हम लोग इसका टोटल करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस सी डी क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, चेक करते हैं। ए का पहले 44,000 था, सी से मिला गुडविल का शेयर 4,500, मतलब 48,500 इसका क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा। कुछ और एडजस्टमेंट इधर है नहीं, तो डायरेक्टली यहाँ पर लिख देते 48,500। बी का था 36,000 और 3,000 शेयर ऑफ गुडविल मिला, यानी कि 39,000, तो यहाँ पर क्लोजिंग में भी 39,000, क्लोजिंग कैपिटल भी 39। अच्छा इनका 25,000 सी ने कैपिटल मतलब ये देखो क्या किया इन्होंने, कैश लाया सिर्फ 25,000, ये किस
लिए था, ये कैपिटल इंट्रोडक्शन था, ठीक है, कैपिटल इंट्रोडक्शन था। गुडविल का पैसा तो ला नहीं पाए, तो कैपिटल इंट्रोडक्शन था, और गुडविल का पैसा जो है मतलब कैपिटल के थ्रू से एडजस्ट होगा, तो कैपिटल अकाउंट में से 25,000 में से 7,500 डिडक्ट हो जाएगा, 25,000 में से 7,500 डिडक्ट हो जाएगा, तो कैपिटल अकाउंट बनता है 17,500। देखो यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेगा तुम लोग को, जब कोई शेयर ऑफ गुडविल कैश में ला ही नहीं पा रहा है, तब उसका एग्जिस्टिंग जो कैपिटल इंट्रोडक्शन है वो वैल्यू भी कम हो गया। देखो सी लाया था 25,000, बट उसका वैल्यू कितना बन चुका है 17,500। क्यों? क्योंकि शेयर ऑफ गुडविल नहीं ला पाया, तो वो कैपिटल से एडजस्ट हो गया। बाकी दोनों क्वेश्चन में अगर देखोगे तो ये चीज ध्यान से देखो, बाकी दोनों क्वेश्चन में अगर हम लोग देखेंगे, ये देखो ये जो पैसा है ना यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कैपिटल का भी है प्लस ये गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल भी है, जो कि वो पैसे में लाए हैं, ठीक है, कैश में लेके आए, तो 60,000 हुआ, ठीक है। अब 60,000 हुआ, लेकिन यहाँ से ये वाला कैसे था, देखो ये वाला भी ऐसे था, यहाँ पर 50,000 था और ये 10,000 शेयर ऑफ गुडविल था, और इसका मतलब सी का कैपिटल कितना दिख रहा है, बैलेंस शीट अगर हम लोग देखेंगे तो सी का कैपिटल वैसे यहाँ पर बोला नहीं है बैलेंस शीट बनाने के लिए, तो ये वाले क्वेश्चन में नहीं दिखा पा रहे, बैलेंस शीट नहीं बोला था हम लोग, बोला था क्या, एक बार चेक करते हैं, नहीं बैलेंस शीट नहीं बोला था, हम इलास्ट्रेशन जो फर्स्ट वाला किए उसको दिखाते, देखो उसमें तुम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो यहाँ पर हम लोग का श्याम का कैपिटल कितना दिख रहा है 25,000 दिख रहा है, ठीक है। वैसे यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला था, तो इसीलिए यहाँ पर अकाउंट बना हुआ नहीं है, लेकिन हम यहाँ से दिखा सकते हैं 25,000, तो 25 और 10 कितना हो रहा है 35,000 टोटल। अगर हम लोग लेजर बनाते सी के कैपिटल में ऐसे लिख सकते थे ना, बाई बैंक बोल के, श्याम के कैपिटल में कितना लिख सकते थे यहाँ पर 35,000, लेकिन 35,000 तो उनके कैपिटल में नहीं दिखेगा बैलेंस शीट में। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि 10,000 जो कैश में लाए हैं गुडविल के लिए, ठीक है कैश में लाए हैं, लेकिन वो पैसा तो बाकी पार्टनर अपने अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर ले रहा है, ठीक है। तो उनका कैपिटल क्यों कम हो रहा है? क्योंकि ये पैसा जो वो ला रहे हैं वो एज अ उनके कैपिटल के थ्रू से ला रहे हैं, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल के थ्रू से नहीं ला रहे। तो फिर 10,000 आया और 10,000 जो है एडजस्ट हो गया टू आर्स कैपिटल टू एम्स कैपिटल बोल के, तो 10,000 डेबिट 10,000 क्रेडिट होके कैंसिल आउट हो जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर कितना दिखेगा कैपिटल में हम लोग को 25,000 ही दिखेगा, जो हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। देखो 25,000 दिख रहा है, ठीक है। और इस ये वाले क्वेश्चन का भी अगर हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो वहां पर सी का कैपिटल हमें कितना दिखता 60 नहीं दिखता, ये 50,000 कैपिटल का था मुझे याद है, और 10,000 शेयर ऑफ गुडविल का था, तो यहाँ पर कैपिटल दिखता हमें 50,000 सी का कैपिटल, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा अमाउंट दिखता, लेकिन अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया, अभी जो क्वेश्चन किया उसमें ये 25,000 ही पूरा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई गुडविल का अमाउंट एडेड नहीं है, क्योंकि पैसे में गुडविल ला ही नहीं पाया शेयर ऑफ गुडविल। तो ये 25,000 टोटल एज ए कैपिटल लाया गया था, जिसमें से ही गुडविल का पैसा 7,500 एडजस्ट कर लिया गया है, इसीलिए कैपिटल का अमाउंट यहाँ पर कम दिखेगा। वैसे यहाँ बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला नहीं है, अगर बनाओगे तो बना के देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला नहीं, इस क्वेश्चन में एक बार चेक कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल बोला है, बैलेंस शीट नहीं बोला है। अगर बैलेंस शीट बनाते हैं तो बन जाएगा, हम यहाँ पर दिखा देते हैं, यहाँ से कैंसिल आउट करके दिखाते हैं। देखो अगर बैलेंस शीट बनेगा तो कैसे बनेगा, तो पहला यहाँ पर है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का वैल्यू हमें दिखाना है 29,200। देखो यहाँ से हम दिखाते हैं बिल्डिंग का वैल्यू 29,200, बोला नहीं है, हम यहाँ पर तुम लोग को करके दिखाते हैं कैसे होगा। फर्नीचर 5,800 था, फर्नीचर का 870 से हमें कम करना है, तो ये देखो 5,800 माइनस 870, तो ये आ रहा है 4,930, ये देखो 4,930। इन्वेंट्रीज 21,400 है, और इन्वेंट्रीज का कितना कम बोला है, इन्वेंट्रीज यहाँ पर 1070 कम करना है, ठीक है। तो जो भी है 21,400 से 1070 कम कर दो, ठीक है। तो 20,330 ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल 35,000 है, प्रोविजन ऑलरेडी 200 का है, और भी हमें कुछ प्रोविजन क्रिएट करके दिखाना है। मैंने गलती से प्लस कर दिया कि माइनस ही बार, नहीं माइनस ही बार, 34,800 और माइनस करना है 1,550, ठीक है। तो माइनस कर लेते हैं,
1550, तो ये हो जाएगा 33,250, तो ये बन गया 33,250। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इंक्रीज करने के लिए बोला था, 2500 है, 450 से इंक्रीज करने के लिए बोला था, 2500 प्लस 450, तो ये हो जाएगा 2950। यहाँ पर रफली कर लेते हैं 2950। और कैश 15,500 था, और कितना चेंज हुआ, 15,500 था, और उसमें से कैश कितना आया हम लोग अभी यहाँ पर चेक करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो यही अकाउंट बना है, यहाँ तो कुछ कैश नहीं है, यहाँ पर है 25,000 एज ए कैपिटल आया हुआ है। ठीक है, 25,000, तो ये हो जाता है 40,500। अब ये ऐड कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इधर वाला चेक करेंगे, तो ये ऐड करके देखते हैं कितना होता है। 40,500 2950 प्लस 33,250 प्लस 20,330 प्लस 4,930 प्लस 29,200, तो ये आ रहा है 1,31,160, 1,31,160। ठीक है, अच्छा अब इधर भी ऐसा कुछ होना चाहिए, देख लेते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट में तो कोई चेंजेस नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये 9,000 जैसा है वैसा ही रहेगा। ट्रेड पेबल 17,000, क्या ये चेंजेस होगा? हाँ, इसमें 1400 कम हो जाएगा। ठीक है, तो 17,000 में से 1400 कम कर लेंगे, तो ये हो गया 15,600। ठीक है, ये हो गया, और ये 9,000 रहेगा, और कैपिटल हम लोग लिख लेते हैं, तो 15,600 प्लस 9,000। ठीक है, प्लस कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, अब कैपिटल कितना कितना आएगा, ये वाला 48,500 प्लस 39,000 प्लस 17,500, 1,29,600। और हाँ, और एक चीज लिखना पड़ेगा, ये जो वेजेस है नए वाले बैलेंस शीट में, ये जो प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड हुआ है, ये हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, नए वाले बैलेंस शीट में ये वाला आएगा, बाकी सब तो ओल्ड चीज था, ओल्ड चीजों से एडजस्ट हो गया, तो 1560 वहां पर हमारा ऐड हो जाएगा, तो 131,160। यहाँ पर बोला नहीं था बैलेंस शीट बनाने, बट हम लोगों ने बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 131,660। ठीक है, 131,160 अभी भी है, देख लेते हैं एक बार, 131,660। ठीक है, यहाँ पर ए का कैपिटल कितना हो जाएगा, ए का कैपिटल जो है 48,500, और ये 39,000, 48,500 ये 39,000 हो जाएगा। सी का कैपिटल भी लिख लेते हैं, सी का कैपिटल हो जाएगा 17,500। ठीक है, ये बन जाएगा। और एक हो जाएगा प्रोविजन, ये वाला चेंज हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। और प्रोविजन फॉर वेजेस जो हम लोग का पहले कभी नहीं था, ठीक है, पहले नहीं था, न्यू लाइबिलिटी रिकॉर्डेड हुआ है 1560, तो ये हमारे करेंट बैलेंस शीट में आना चाहिए 1560, और ये सब ऐड करने से ये वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पर बोला नहीं था, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट आ जाए तो तुम लोग करके देख सकते हो, तो इस तरह से होगा। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस हो जाने के बाद कोई बड़ा बात नहीं है, तुम लोग कोई भी क्वेश्चन अगर एक बार समझ लेते हो ना अच्छे से, तो कोई भी क्वेश्चन हम लोग इजीली कर सकते हैं। पार्टनरशिप जरा भी टफ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का इलस्ट्रेशन 3 हम लोगों ने बैलेंस शीट भी एक बार कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग रिजर्व इन द बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट में अगर रिजर्व रहेगा तो उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। मतलब बेसिकली आज मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग ये पॉइंट 1 पे किए। ठीक है, पॉइंट 1 पे किए और पॉइंट 2 पे किए। नेक्स्ट क्लास में रिजर्व पे जो है क्वेश्चंस बना हुआ है, तो नेक्स्ट हम लोग का इलास्ट्रेशन 4 से होगा। हम यहाँ पर जो है पॉइंट आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग का इलास्ट्रेशन 4 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन सॉल्व हम लोग करेंगे। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम। ठीक है, बाय।